आज हम मिडल ईस्ट के विषय में समझने के अपने इस अध्याय को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। हम जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिडल ईस्ट समझ रहे हैं और इसके तहत हमने बहुत डिटेल में 2 लेक्चर्स में अब तक ये समझ लिया है कि एक्चुअली में सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में कन्फ्लिक्ट किन ग्राउंड्स पर है और यही कन्फ्लिक्ट पूरे रीजन को 2 खेमों में बांट के रखता है, 2 सेक्शंस में डिवाइड करके रखता है और यही अप्रोच इंटरनेशनल पावर्स के लिए वहाँ पर इंटरवीन करने का आधार भी बनती। इसके अलावा वहाँ के प्रीशियस रिसोर्सेज जो ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायनामिक्स को सेटल करने में रोल प्ले करते हैं और इसके अलावा इस जगह की स्ट्रेटेजिकल पोजीशन और लोकेशन 3 बड़े कॉन्टिनेंट्स दैट इज़ यूरोप, एशिया, अफ्रीका के बीच में बैठा हुआ है ये मिडल ईस्ट का क्षेत्र। हम इसे वेस्ट और साउथ वेस्ट एशिया के तौर पर भी अप्रोच कर रहे हैं। हमारे लेक्चर में आज हमें जो समझना है वो इंडियन कंसर्न्स समझने हैं इस रीजन को लेकर के। हम बहुत खूबसूरती से करना चाहेंगे और उसे करते हुए आज हम बेस बना लेते हैं 2023 74th रिपब्लिक डे पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट एज अ गेस्ट बुलाए गए जिनका नाम है अब्दुल फत्ताह अल सीसी। अब्दुल फत्ताह अल सीसी। हम खत्म हो चुके पेनों को डिस्कार्ड करने की एक मुहिम पर हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि कुछ कलम ना भी चले क्योंकि फाइनली अब हमें इन्हें बार करना है। ये भी ख़त्म ही हो चुका है। नाम हमने लिख दिया है, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, अब्दुल फत्ताह अल सीसी। इज़ दैट क्लियर? ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो भारत 3 दिन के दौरे पर हैं, ये इस बार के हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य मेहमान बने। ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती। हम इसको आज खूबसूरती से समझेंगे कि इंडिया ने इजिप्ट की तरफ इस बार क्यों देखा, क्यों अब्दुल फत्ताह अल सीसी ही भारत के गेस्ट बने रिपब्लिक डे के। अल सीसी के बारे में जानेंगे, इजिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। इजिप्ट और भारत अपनी साझेदारी को एक लेवल आगे ले गया है और अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इंडिया और इजिप्ट की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है ये समझेंगे कि नॉर्मल बायलैटरल ट्रेड से आप आगे बढ़ गए हैं। नाउ यू आर एंगेजिंग विद ईच अदर इन अ स्ट्रेटेजिक मैनर। वी विल अंडरस्टैंड दैट। सारे कॉन्सेप्ट समझते हुए हम आपको समझा देंगे कि इस पूरे रीजन से जुड़े हुए इंडियन कंसर्न्स क्या हैं। ओके, शुरुआत करें। नेचुरली जब मैं ये कवर करूंगा तो मेरी कोशिश बहुत ज़्यादा फिगर्स और फैक्ट्स पे ना रह करके लार्जर कॉन्सेप्ट समझाने पर रहेगी, लेकिन ज़रूरी फैक्ट हम नेचुरली कवर कर देंगे। बट एक ट्रेड फिगर, एक बायलैटरल ट्रेड फिगर मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैं कॉन्सेप्ट्स लार्जर मैनर में कवर कर रहा हूं तो वो तो जिस भी किसी ईयर में आप पेपर दे रहे हैं, आप आधे घंटे का समय निकालिए और वो फिगर्स उस समय की लेटेस्ट नोट डाउन कर लीजिए। वो तो आप कर सकते हैं, वो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए समझिए। देखिए, सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि गणतंत्र दिवस पर हमने जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट को बुलाया तो इसके पीछे का हमारा माइंडसेट क्या रहेगा और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मीनिंग क्या है। ये दोनों आपस में बातें जुड़ी हुई हैं। हम माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर चीज़ें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले तो हम ये समझें कि जब हम इजिप्ट की बात करते हैं तो इजिप्ट कि ज्योग्राफिकल लोकेशन क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी तरह के रिलेशनशिप्स को डिस्कस करते समय, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इजिप्ट की ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझाने के लिए मैं इस मैप का यूज़ करूँगा जिसमें इजिप्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड से कटा हुआ है, लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूँ वो इसी से समझ आ जाएगा। चलिए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एस्पेक्ट मैंने यहाँ पर उठाया ज्योग्राफिकल लोकेशन। ओके, कोई हेडिंग नहीं, कोई S1 P2 G3 जैसा कुछ नहीं, कौन सा सेशन कौन सा लेक्चर कुछ नहीं। लेक्चर इतना डिटेल में करेंगे कि टाइटल आप खुद बनाएंगे। ओके, हम उसे करेंगे खूबसूरती से। लोकेशन वाइज लुक एट द इजिप्ट। देखिए, इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जो हम पहले वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ये 2 कॉन्टिनेंट्स में शेयर होती है। अगर उस हिसाब से देखें तो ये हम इजिप्ट
नॉर्थ अफ्रीका में देखते हैं तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में इजिप्ट आता है, दिस वन इज़ द इजिप्ट। लेकिन ये ग्रीन कलर आगे तक जा रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस रीजन जो आपको ट्रायंगुलर शेप में नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ द सिनाई पेनिनसुला। तो दिस वन, दिस, ओके, सो दिस वन, दिस इज सिनाई पेनिनसुला, ओके। और इसकी एक खासियत है कि इसकी ये जो नैरो वाटर बॉडी है, दिस इज़ द गल्फ ऑफ अकाबा, एंड ये जो नैरो वाटर बॉडी है, दिस इज़ गल्फ ऑफ स्विज गल्फ। और ये दोनों ही वाटर बॉडीज़ ये जिस सी के साथ अटैच्ड हैं, दिस इज़ द रेड सी। और ये रेड सी आगे जा करके ये एक पतली जल की धारा, द नैरो वाटर बॉडी, दैट इज़ द स्ट्रेट, इट इज़ अ स्ट्रेट, दैट इज़ द स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब, इससे होकर के अटैच हो जाती है विद द इंडियन ओशियन, ओके। ये हमने इस मैप के वाया सीखा। मैं हो सके तो कोई एक आधा और मैप निकाल करके देखता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी और अच्छे से समझ आ जाएं, आप और अच्छे से देख लें। इस मैप के वाया आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें। अब यहाँ से क्लियर हो गया है कि अफ्रीका के नॉर्दर्न क्षेत्र में इजिप्ट फॉल करता है, मेडिटेरेनियन सी के साथ अच्छी लंबी कोस्ट लाइन है, रेड सी के साथ उसकी कोस्ट लाइन है। तो दो सीज, द ईस्टर्न साइड रेड सी एंड द नॉर्दर्न साइड मेडिटेरेनियन सी, इनके साथ वो अपना कोस्ट शेयर करता है। दोनों ही सीज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए इनका महत्व है। चलिए, इतनी बात हमने समझ ली। ये जो मैंने गल्फ ऑफ स्विस दिखाई थी, उस गल्फ ऑफ स्विस की खासियत ये थी कि यहीं से होकर के एक आर्टिफिशियल कनाल बनाई गई है। और ये आर्टिफिशियल कनाल जो है, ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ देती है, और रेड सी आगे अरेबियन सी, इंडियन ओशियन से जुड़ रहा है, और वो सारा रीजन एशियाई क्षेत्र है। तो सारा व्यापार इस रेड सी से होते हुए, स्विस कनाल से होते हुए, मेडिटेरेनियन सी से होकर के ऊपर यूरोप की तरफ चला जाता है। तो ये स्विस कनाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी थोड़े समय पहले की बात है, वहाँ पर एक पानी का बड़ा जहाज़ अटक गया था, और उस पानी के बड़े अटके हुए जहाज़ ने पूरी दुनिया में एक शॉक वेव फैला दी थी, बता दिया था दुनिया को कि आज की कंटेम्प्रेरी इकोनॉमी में भी स्विस कनाल की क्या इम्पोर्टेंस है। बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ फिर उसे निकाला गया, ओके। अब इजिप्ट की ये जोग्राफिकल लोकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहली इम्पॉर्टेंस उसकी ये है कि अगर आप इजिप्ट में हैं, आप यानी कि मैं एक इंडियन कंपनी के रूप में अगर मैं इजिप्ट में आता हूँ, कंपनी के रूप में देखते हैं अगर हम, तो मैं अफ्रीका, वेस्ट एशिया यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट और यूरोप तीनों को टारगेट कर पाता हूँ। मैं एक ही बार में तीनों कॉन्टिनेंट्स को टारगेट कर पाता हूँ। इजिप्ट इस तरह से एक बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर प्लेस्ड है, यानी कि जो भी मार्ग हैं इकोनॉमी के, पॉलिटी के, कल्चरल एक्सचेंजेस के, वो इजिप्ट से होकर के गुजरते हैं। इजिप्ट इस तरह के ट्रांजैक्शनल पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, दैट क्रॉस रोड्स, यहीं पर रास्ते कटते हैं सारे। सांस्कृतिक रास्ते भी यहीं कटते हैं, सभ्यताओं का मेल होता रहा है, आर्थिक रास्ते भी यहीं से गुजरते हैं और राजनीतिक भी, ओके। तो एक तो जोग्राफिकल लोकेशन वाइज ये इम्पोर्टेंस है। स्विस कनाल इसमें बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, हम उसका स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस भी समझेंगे। अब इसी जोग्राफिकल लोकेशन से कुछ चीज़ें उभर करके आती हैं। वो चीज़ें क्या? जैसे उदाहरण के तौर पर इस समय में इजिप्ट स्विस कनाल के अपने उस टेरिटरी में, स्विस कनाल के दोनों ही किनारों की तरफ एक इकोनॉमिक जोन क्रिएट कर रहा है। इट इज़ इकोनॉमिक जोन, ओके, दैट इज स्विस कनाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये इकोनॉमिक जोन बहुत बेनिफिशियल हो सकता है अगर हम जोग्राफिकल लोकेशन लें। तो स्विस कनाल इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसकी जो लोकेशन है वो तीन कॉन्टिनेंट्स को अप्रोच करती है, और मेजॉरली ट्रेड वहीं से कंडक्ट हो रहा है, और इसी कारण उसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से अगर वहाँ पर किसी तरह का स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट होता है, जैसे कि SEZ जिसे हम पुकारते हैं, तो इसके लाभ क्या हो सकते हैं? सपोज़ कीजिए कि आप एक इंडियन कंपनी हैं,
इंडियन कंपनी को क्या यहाँ पर बेनिफिट मिल सकते हैं? पहला बेनिफिट यह मिलेगा कि यहाँ पर अगर आप बैठते हैं तो आप 3 रीजन्स को अप्रोच करते हैं। आप एशिया को, यूरोप को, अफ्रीका को, इन तीनों को अप्रोच कर पाएंगे। ये बड़ी चीज़। दूसरी बड़ी चीज़ कि क्योंकि यहीं से सब चीज़ें ट्रांजैक्ट हो रही हैं तो आपको ईज़िली एक्सेसिबल रहेंगी हर तरह के रॉ मटेरियल्स। सो ईजी एक्सेसिबिलिटी टू द रॉ मटेरियल, क्योंकि आना जाना तो यहीं से है ना सब कुछ, तो आपको बहुत इजीली एक्सेसिबल रहेगा रॉ मटेरियल। अगली बड़ी चीज़, इजिप्ट के यूरोप में, अफ्रीका में और इवन एशिया में बहुत सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स साइंड हैं, द FTAs। और उन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स का मतलब ये है कि आप इजिप्ट की टेरिटरी में होते हुए जब प्रोडक्शन करेंगे तो उन मुल्कों से जो भी आइटम्स आपको चाहिए या जो भी आप वहाँ भेजना चाहते हैं बना करके, वो आप ड्यूटी फ्री मैनर में कर सकते हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। ट्रेड बैरियर्स नहीं रहते, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, इस तरह की ड्यूटीज़ आपको रोकती नहीं हैं अपना प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल्स मंगाने में और फिनिश्ड प्रोडक्ट बाज़ारों में बेचने के लिए। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप एक कंट्री ए में आए और उस कंट्री ने FTAs नहीं साइन किए किसी के भी साथ, तो उस कंट्री में जो भी मटेरियल आ रहे हैं, सपोज़ कीजिए वो एक कंट्री बी से आ रहे हैं, तो ये कंट्री फ्री है उसके ऊपर किसी भी तरह की इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक एक्स नाम की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उस एक्स नाम की कंपनी को बी कंट्री से रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसे हैवी इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ FTA ना होने के कारण आपने यहाँ पर जो भी प्रोड्यूस किया वो आप एक सी नाम की कंपनी को बेचना चाहते थे, तो सी नाम की कंट्री को, तो ये जो ए कंट्री है ये फ्री है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने को, क्योंकि इसने FTA नहीं साइन किए। तो आपको प्रोडक्ट बेचने के समय में, बाहर निकालने के समय बॉर्डर्स में भी ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेंगी। ऐसे में आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी ज़्यादा आई इस कंपनी एक्स के प्रोडक्ट के लिए, और इस कंपनी एक्स ने जो माल बेचा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करने की वजह से भी महंगा हुआ और लागत मूल्य में इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से भी कीमत बढ़ गई। लेकिन अब सारा सिनेरियो रिवर्स कर दीजिए, बस इतना इमेजिन कर लीजिए कि इस कंट्री ए के कंट्री बी और सी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखा है। अब यहाँ पर कंपनी एक्स आई, तो उसने पहले जो प्रोडक्ट बनाया उसके लिए उसे जो भी आइटम्स इंपोर्ट करनी पड़ी उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ी। इसकी वजह से उनकी इनपुट कॉस्ट घट गई। और दूसरी वजह, इस एक्स कंपनी ने जो सामान बना करके उस कंट्री सी को बेचा उसके लिए उसे किसी तरह की एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ी। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव हो गया प्राइस वाइज। तो उस कंपनी को इस कंट्री ए में आने का फ़ायदा हुआ, क्योंकि इस कंट्री ए के तकरीबन उन सभी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखे थे जिन कंट्रीज से या तो ये कंपनी एक्स इंपोर्ट करती है या ये कंपनी एक्स वहाँ को एक्सपोर्ट करती है। तो इजिप्ट एक अच्छी ज्योग्राफिकल लोकेशन रखने के साथ साथ, जो कि प्रॉक्सिमल है टू द यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हसल बसल वाले ट्रेड रूट पर आती है, जहाँ से कि शिप्स को आना जाना में आना, जैसे आप एक हाईवे पर दुकान खोल करके बैठे हैं और अमूमन आप जो बनाते हैं उसके ट्रक्स वहीं से गुजरते हैं, तो आपको बस उसे इंसान कहना है कि यहाँ थोड़ा रुक के जाया करो, मैं सामान उतार लिया करूँगा। आपका कितना ट्रैवल एक्सपेंस बच जाता है और कितनी ईजिली एक्सेसिबल हो जाते हैं आपको सभी तरह के रॉ मटेरियल। और फिर आपको माल लादना भी अगर पानी वाले जहाज़ों पे, तो वहीं पर लाद दीजिए, वहीं से चला भी जाएगा। फिर दो सीज़, मेडिटेरेनियन सी, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, इनका सीधा सीधा एक्सेस होना, ये कितनी बड़ी बात है। फिर मेडिटेरेनियन सी वाइज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर होकर अटलांटिक ओशियन भी तो कंट्रोल होता है। तो इस कारण से एक तो लाभ वो मिल रहा है, दूसरा लाभ ये मिल रहा है कि आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ मुल्क हैं, इसकी वजह से भी वहाँ पर एक कंपनी को फ़ायदा मिलता है। और तीसरी बात, आप खुद बहुत अच्छे टैक्स इंसेंटिव्स देने वाले हैं। अब टैक्स हॉलीडेज़ देंगे आप, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 7 या 10 साल के लिए किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं आप। तो एक तो आप खुद टैक्स इंसेंटिव्स देने वाले हैं, ऊपर से आपके फर्दर FTAs साइन हो रखे हैं, तो उस वजह से लाभ मिलेगा।
तीसरा, आप बड़ी मार्केट्स को एक्सेस करते हैं, और उन बड़ी मार्केट्स में से भी वो मार्केट्स जो अब तक अनएक्सप्लोर्ड हैं, जैसे कि सारा का सारा सब सहारन अफ्रीका और मेजॉरली नॉर्थ अफ्रीका, इवन वेस्ट एशिया, इवन ईस्टर्न यूरोप, ये वो मार्केट्स हैं जो बहुत पोटेंशियल रखती हैं कि प्रोडक्ट्स बिक सकते हैं। तो इस मायने में अगर देखा जाए तो इजिप्ट एक महत्व रखता है, हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और ये भी तब जब उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए दुनिया भर की प्रोडक्शन कंट्रीज़ लालायित हों, अट्रैक्ट हो रही हों कि हमें वहाँ जाना है। ऐसे में भारत के लिए तो ये एक विषय ऑफ मैटर ऑफ इंटरेस्ट बनता ही है, क्योंकि चीन एशिया के क्षेत्र में भारत के बराबर एक दावेदारी रखता है, इवन कई मौक़ों पर आगे की दावेदारी रख देता है। ऐसे में वो जब तेज़ी से फैल रहा है, जैसे ऐसा माना जाता है कि उसने लगभग 7.3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच यहाँ पर पूरे के पूरे चीनी क्लस्टर विकसित करने के लिए ले भी लिया है, तो ये ज़रूरी भी हो जाता है कि आप भी अगर अपने ही रीजन में अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को एडवांस करना चाहते हैं, तो ग्लोबली जहाँ जहाँ आप कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं वहाँ वहाँ आप अपने कंटेंडर के मुकाबले कॉम्पिटिटिव प्लेसमेंट रखें। तो वहाँ भारत का इसलिए भी यहाँ आना ज़रूरी तो बनता है, इसलिए नहीं कि उसे चीन को पछाड़ना है। मुद्दा ये है कि आप जिस रीजन में हैं, अपने इंटरेस्ट को एडवांस करने के लिए ग्लोबली आप अपने पोटेंशियल कंटेंडर के मुकाबले जहाँ जहाँ अपने आप को बेटर प्लेस कर सकते हैं, आपको बेटर प्लेसमेंट करनी चाहिए, अदरवाइज़ अब आप मौका चूक जाएंगे। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो इजिप्ट इस समय में कर रहा है, और भारत का ये एक इंटरेस्ट तो बनता है। ओके, ऐसी बहुत सी चीज़ें हम आज के लेक्चर में समझेंगे। क्या आपकी रुचि बनी? क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगर हम इस हिसाब से जाएं कि कितना व्यापार दोनों में, बायलैटरल ट्रेड लगभग 7.3 बिलियन के अराउंड होगा, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। भारत का बायलैटरल ट्रेड तो बहुत से मुल्कों से इससे बहुत ज़्यादा है, पर हमने उनको तो नहीं बुलाया एज अ चीफ गेस्ट। तो इस आधार पर ये तय नहीं होता कि किस मुल्क के साथ आप महत्व अटैच करेंगे, इंपॉर्टेंस अटैच करेंगे। इंपॉर्टेंस अटैच करने के रीजंस बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारे पहले गणतंत्र दिवस पर हमने इंडोनेशिया से मिस्टर सुकर्णो को बुलाया। अब हम तो बहुत सारे नेताओं को बुला सकते थे, तो हमने उनको क्यों बुलाया? उनको बुलाने का एक अहम पहलू ही ये था कि भारत कोल्ड वॉर के इस दौर में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पक्षधर था। पक्षधर ही क्यों, फाउंडर था, प्रमोटर था। और ऐसे में सुकर्णो साथ चल रहे थे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सिद्धांत ही इंडोनेशिया के बांडुंग में ही निर्धारित हुए थे। वहीं पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो महत्वपूर्ण है। ओके, तो इंडोनेशिया एक अहम भूमिका विचारधारा के रूप में उस समय निभा रहा था भारत के साथ। और फिर एशियाई क्षेत्र में भारत अब आगे बढ़ रहा था। अब तक वेस्ट के द्वारा एक्सप्लॉइटेशन थी, भारत ईस्ट की ओर भी देखना चाहता था। तो बहुत सारे मैटर होते हैं जिनको कंसिडर करके एक चीफ गेस्ट चुने जाते हैं। हमारी बड़ी राजनीतिक रणनीतियों को, आर्थिक रणनीतियों को एक शक्ल देने के लिए हम ये करते हैं। ओके, चलिए अब हम कुछ चीज़ों को और समझते हैं। देखिए, इजिप्ट के साथ इस साझेदारी को स्ट्रेटेजिक बनाया और उन्हें गेस्ट के रूप में बुलाया। इसको समझने के लिए अब थोड़ा सा हमें वापस आना पड़ेगा इनकी तरफ। ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्दुल फताह अल सीसी जो यहाँ पर आए, हिज एक्सीलेंसी, ऐसा ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अक्सर एड्रेस करते हैं ना, सारे बड़े गणमान्य लोग करना ऐसे ही चाहिए। ओके, सम्मान देना जरूरी है। क्या है इनकी कहानी और ये कब से सत्ता में है? देखिए, 2014 से ये सत्ता में है। ये 2014 से इजिप्ट की सत्ता में है। अच्छा, सवाल बनता है ये कैसे आए, पावर में कैसे आए, सत्ता में कैसे आए, थोड़ा उसको समझते हैं। देखिए, इजिप्ट में एक चीज़ हुई और वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट इज़ कैंप डेविड अकॉर्ड। 1973 की अरब इजराइल वॉर के बाद अमेरिका की एक्टिव इंटरवेंशन से कैंप डेविड अकॉर्ड रीच किया गया। 1978-79 दो इंपॉर्टेंट ईयर्स हुए। इवन उस समय का नोबल पीस प्राइज भी उन दो कंट्रीज़ को मिला जो इसमें एंगेज थी, और वो था इजिप्ट एंड इजराइल। और कैंप डेविड अकॉर्ड के तहत इजिप्ट इजराइल में सहमति बनवाई गई। सीधे तौर पर यह कहा कि भाई जो इजिप्ट है वो रिकॉग्नाइज कर देगा इजराइल को, और दोनों मुल्क आगे भविष्य में युद्ध में नहीं जाएंगे, आगे भविष्य में युद्ध में नहीं जाएंगे। और इजिप्ट अरब दुनिया में, अरब वर्ल्ड में
पहली वो कंट्री बना जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। इतनी बात समझ आई? तो कैंप डेविड एकॉर्ड एक बड़ी घटना तो है, लेकिन उसके बाद 1979 के बाद कुछ परिवर्तन आते हैं इजिप्ट में। हम सब जानते हैं कि कैंप डेविड एकॉर्ड जब साइन हुआ तो उस समय में राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? सादत अनवर। हमने पढ़ा इसके बारे में, कहीं सादात कहीं सादत, ओके, वो वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे। 1980s के दौर में वहां पर एक व्यक्ति सत्ता पर आए और उनका नाम था होस्नी मुबारक। लगभग 3 डेकेड्स तक उन्होंने रूल किया है इजिप्ट में। अब सादात अनवर भी डिफेंस से ही थे, होस्नी मुबारक भी डिफेंस से थे, ये बात आप याद रखिएगा। और बड़ी बात कि जिन अब्दुल फताह अल सीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी डिफेंस से ही हैं। यानी कि इजिप्ट लंबे समय से एक कंटिन्यूअस मैनर में डिफेंस को बिलोंग करने वाले लोगों की प्रेसिडेंटशिप देखता आया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जब मैं आगे की चीज़ों को अनफोल्ड करूंगा, ओके। अब होता क्या है, होस्नी मुबारक का रिजिम लंबा 3 डेकेड, लेकिन 2011 के अराउंड एक घटनाक्रम हुआ और हम सब उसे जानते हैं द अरब स्प्रिंग। हमने अब तक डिटेल में ये पढ़ लिया है कि तकरीबन नॉर्थ अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज़ में और वेस्ट एशियन मुस्लिम कंट्रीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी, ऑटोक्रेसी नज़र आती थी, अथॉरिटेटिव रूल था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसी चीज़ें बहुत कम थी, इंडिविजुअल राइट्स उतने नहीं थे, करप्शंस बहुत ज़्यादा थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस बड़े लेवल पर खड़े नहीं होने दिए गए, इनइक्वलिटी ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा था। ये सारी समस्याएं इजिप्ट में भी एग्जिस्ट कर रही थी। लोगों ने इनके विरोध में 2011 की अरब स्प्रिंग के दौरान आवाज़ उठानी शुरू की। जनवरी 2011 से इसका आरंभ हुआ। बहुत दबाव बनाया गया होस्नी मुबारक के ऊपर। किसी तरह से होस्नी मुबारक ने अपनी पोजीशन छोड़ी और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब जब होस्नी मुबारक रिज़ाइन कर चुके हैं तो फिर कौन आएगा वहां पर? कौन आएगा, कौन रूल करेगा? देखिए, अलग अलग मुल्कों में प्रबंध किए जाते हैं, सरकार ही नहीं है अब तो। हु विल रन द कंट्री? समवन नीड्स टू रन द स्टेट। स्टेट तो चलाना है ना, समाज को तो आप चला लेंगे, अलग बात है, स्टेट मशीनरी को अब रन आप कैसे करेंगे? तो सुप्रीम काउंसिल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा इजिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में, SCAF। नेचुरली अब यही चलाएगी, मतलब सीधे समझ लीजिए कि सेना चलाएगी अब इजिप्ट को। भारत में एक प्रबंध है, इमेजिन की ऐसी परिस्थिति हो जाए कि सत्ता में कोई सरकार ही ना हो तो क्या हो? क्या यहां भी सेना चला लेगी? तो यहां पर एक यूनिक चीज है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो तीनों ही सेनाओं के चीफ हैं। पहली बात तो ये, और फिर ऐसी सूरत में प्रेसिडेंट ही देश चलाएंगे। और प्रेसिडेंट के लिए एक प्रबंध बनाया गया है कि वो किसी भी क्षण काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना रहेंगे नहीं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बिना वो चलेंगे नहीं, तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें एड एंड एडवाइस करेंगे। तो मतलब किसी भी समय किसी भी कीमत पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म होती ही नहीं। ऐसे में पुरानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लोगों का फेथ उठ गया है, तो इमीडिएटली नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म करिए, फिर उसकी प्रक्रिया फिर वही रहेगी, चुनाव कराइए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्म करिए और पुरानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बर्खास्त करिए और राष्ट्रपति को फिर से एक नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का समर्थन दीजिए। तो पूरी तरह से संविधान में एक इंतजाम रखा गया है कि सेना तख्ता पलट करे, ऐसे प्रबंध ना हो। लेकिन पाकिस्तान में सेना ने तख्ते पलट किए हैं, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, ओके। भारत में ऐसा प्रबंध नहीं है और भगवान करे कभी ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो वहां पर सेना ने कंट्रोल ले लिया 2011 और लोगों को ये एहतराम दिला, वायदा किया कि भाई अब चुनाव होंगे। 2012 चुनाव का वर्ष है, चुनाव हुए और आप समझिए कि पहली बार एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर, कहा जाता है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर मोहम्मद मोरसी सत्ता में आए। लेकिन मोहम्मद मोरसी जिस पार्टी की वजह से सत्ता में आए, जिस पार्टी ने वहां पर चुनाव जीत लिए, उसका नाम था मुस्लिम ब्रदरहुड। वो थी मुस्लिम ब्रदरहुड।
आप बस इतना समझ लीजिए कि मुस्लिम ब्रदरहुड की जड़ें इजिप्ट में हैं। 1925 में इजिप्ट में ही जन्म हुआ। इस्लामिक स्कॉलर्स, टीचर्स ने मिल करके इसकी शुरुआत की। हॉस्पिटल्स खोलना, लोगों को एजुकेशन देना, इलिटरेसी दूर करना, एजुकेशनल सेंटर्स बनाना, ये सब काम शुरू में किया करते थे। और धीरे धीरे पॉलिटिकल फ्रंट भी ओपन होने शुरू हो गए। मुस्लिम ब्रदरहुड चलता रहा, इजिप्ट में इसकी जड़ें हैं। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड का स्लोगन क्या है? स्लोगन है कि इस्लाम इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर, सोसाइटी, हर चीज का सॉल्यूशन कौन है? इस्लाम। और पहले दिन से ये डिक्लेयर्ड है कि सोसाइटी शरिया के अकॉर्डिंग चलेगी। ये पहले दिन से डिक्लेयर था। मुस्लिम ब्रदरहुड धीरे 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 अपनी पकड़ मजबूत करती रही। 1925 से है। और अगर कोई इनसे 2015 में भी लड़ रहा है तो कितने वर्ष हो गए होंगे उसे लड़ते हुए? वर्ष बताइए। लगभग हैं? ओ मेरे बन्ने, गिन लेना घर जा करके। जिन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड शुरू की उनका नाम था मिस्टर बन्ना। ओके, याद रखिएगा। मिस्टर बन्ना के विचार तेजी से दूसरे मुल्कों में फैलने शुरू हो गए। विचारधारा का तेजी से फैलना आसपास के मुल्कों में मुस्लिम ब्रदरहुड को मजबूत करता गया। ये एक सुन्नी इस्लामिक आइडियोलॉजिकल ग्रुप है, सुन्नी है, याद रखना। धीरे 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 इन्हें फंडामेंटलिस्ट भी कहा जाने लगा। मैं पूछ रहा था साल कितने हुए, कितने साल हुए झगड़ते हुए? गिन लेना घर जाकर के। बड़ी छोटी सी मेहनत तुम कर लेना, बाकी लेक्चर तो मैं तैयार करके लाया हूं। ओके, लंबा समय 80-90 बरस का है। मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा से लड़ते हुए बीता है इजिप्ट के राष्ट्रपतियों का। ओके, तो मुस्लिम ब्रदरहुड क्या कहता है? मुस्लिम ब्रदरहुड कहता है कि भाई शासन होगा शरिया का, हर चीज का समाधान इस्लाम है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अब दिन तक इजिप्ट ने जो प्रेसिडेंट्स देखे हैं उनकी एक खासियत रही है, पक्का ठेठ एक एस्पेक्ट रहा है, वो है स्ट्रांगली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स। इजिप्ट के प्रेसिडेंट बहुत अथॉरिटेटिव रहे हैं और ये इजिप्ट के साथ ही गई है चीज, ये सही गई है उसके लिए। सभी को देख लीजिए। अगर मैं नेहरू के समय की बात करता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री, उस समय की बात करता हूं तो उस समय में इजिप्ट भी तब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा हुआ करता था। मिस्टर नासिर वो खुद सेना से थे, सादत अनवर सेना से थे, हुस्नी मुबारक सेना, अभी अब्दुल फताह अल सीसी सेना से। तो जब वहां के प्रेसिडेंट, वहां की लीडरशिप आर्मी से आ रही है, डिफेंस से आ रही है, एक नेचुरल स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता ही है, एक अथॉरिटेटिव स्टांस आता ही है। और इजिप्ट में यह चीज कहीं ना कहीं इजिप्ट के साथ गई भी है। इसी अथॉरिटेटिव स्टांस की वजह से एक चीज ये हुई कि इन्होंने कभी भी मुस्लिम ब्रदरहुड को उठने नहीं दिया। मुस्लिम ब्रदरहुड को उठने नहीं दिया। 85% तक इजिप्ट की जनसंख्या मुस्लिम है, इस्लाम है वहां पर। लेकिन वहां की जो पॉलिटिकल फंक्शनिंग है उसकी एक खासियत है कि वो बेअंत सेकुलर मैनर में चलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल फंक्शनिंग सेकुलर मैनर में चलती है। धर्म का रंग उसमें चढ़ने नहीं दिया जाता, धर्म का रंग उसमें चढ़ने नहीं दिया जाता। और इन्हीं वर्षों के दौरान नर्चर हुई इजिप्ट की वो द एलीट क्लास, द एलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, टीचर, एजुकेशन सेक्टर, हॉस्पिटल, प्रोफेशनल्स ग्रुप्स से बिलोंग करता है, जो बात फ्रीडम की करता है, जो बात करता है कि हमें वेस्ट के साथ भी अलाइनमेंट रखनी है, कैंप डेविड अकॉर्ड, जो बात करता है कि हमें प्रगति देखनी है, इजराइल का रिकॉग्निशन, इजराइल के साथ संबंध। हालांकि एक कोल्ड ही रिलेशन रहा, कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं, लेकिन अपनी प्रगति को देखते हुए कर लिया, रिकॉग्निशन कर दिया उन्होंने इजराइल का। जो व्यापार वाणिज्य में खुद का विकास करना चाहते हैं, जो जनसंख्या को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, मतलब ओवरऑल दिस सेगमेंट ये चाहता है कि धर्म निजी मसले के रूप में रहे तो ज्यादा अच्छा है। पब्लिकली जो आगे निकल करके आना चाहिए वो एक मजबूत राष्ट्र आना चाहिए, एक मजबूत स्टेट आना चाहिए और उसके नागरिकों के मजबूत परिस्थितियां।
तो ऐसे में अगर मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी विचारधारा मजबूत होती है वहां पर, तो अधिकतर उनके साथ कौन जुड़ सकते हैं? जो शायद नॉन एलीट डिप्राइव्ड सेक्शंस हो, और उनके सत्ता में आते ही सबसे पहला आघात किसे पहुंचेगा? द एलीट्स। अकेले एलीट्स ही नहीं, बहुत सारे लोग, जैसे महिलाएं फ्रीली सड़कों पर घूमती हैं, अपने अधिकार हैं उनके पास, वो जॉब्स करती हैं, सब कुछ है, सब ठीक है, वो सब भी इस बात से भयभीत हो जाएंगे कि अब जब शरिया होगा तो कैसा होगा, कहीं हालात अफगानिस्तान जैसे तो नहीं हो जाएंगे। हर कोई एकदम से उस ओर देखता है, कहीं कहते अफगानिस्तान तो नहीं हो जाएगा, कहीं वापस से फिर उसी प्रिमिटिव लाइफस्टाइल में तो नहीं चले जाएंगे, फंडामेंटलिज्म तो नहीं हर जगह चला जाएगा। एटलीस्ट सर्टेन लेवल पर एक रीजनेबिलिटी, एक रैशनैलिटी से चीजें चलती तो हैं। तो इस तरह वो भी सेगमेंट नहीं चाहता। तो इजिप्ट का एक सिस्टम डिफरेंट है कि उसमें धर्म जो है 85% मैंने बताया इस्लाम है, लेकिन आम जनता के स्तर पर जो धर्म है वो काफी हद तक निजी ही है। पॉलिटिकली धर्म उतना रिफ्लेक्ट नहीं होता, पॉलिटिकली पॉलिसीज सेकुलर मैनर में चलती हैं, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग उस मैनर में रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी मैनर में फंक्शन करती है। वो कोई शरिया को प्रिवेल कराने की कोशिश या शरिया के लॉज या फिर इस्लाम को स्ट्रेंथन करने के नियम नियमावली ऐसी चीज़ों के मुताबिक नहीं चलता। व्हाट इज गुड फॉर इजिप्ट इज द गुड फॉर गवर्नमेंट, बस ये फॉर्मूले पर चीज़ें बाय एंड लार्ज चलती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जो इजिप्ट के लिए गुड है उसका लाभ सही मायने में कौन ले रहा है, कोई एलीट्स ले रहे हैं या कोई इन्फ्लुएंशियल लोग ले रहे हैं, कोई पावरफुल लोग ले रहे हैं। तो ये तो करप्ट सोसाइटीज में हर कहीं होता है, ये तो भारत में भी हुआ है। हमने नेशन बिल्डिंग की, हमने नियम बनाए देश के विकास के लिए, और मैं खुद हर रोज स्टेटस डाल के लिखता हूँ गर्व से भारतीय। लेकिन इसमें यह है कि बचपन से अब तक बहुत बार करप्शन का सामना करना पड़ा है, हम जूझे हैं उस चीज़ से। कुछ परिवार बहुत पैसा कमा गए, बहुत लाभ कमा गए, कुछ परिवार राजनीतिक रूप में बड़े मजबूत हो गए। तो ये तो कहानी ये है कि करप्शन जहाँ होगी वहाँ पर ये नेगेटिव्स रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वोकल सेंस में सरकार की नीतियों में ऐसा धर्म तो नज़र नहीं आता, वोकल सेंस में तो नहीं नजर आता, योजनाओं में नज़र नहीं आता, ना पॉलिसीज में नज़र आता है, ना कोई प्रोग्राम्स में नज़र आता है, कहीं नज़र आता है बताइए, ना लॉज में नज़र आता है। तो हम चल तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही रहे हैं। हाँ, करप्शन के जहाँ स्कोप है वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं सारी, हर जगह पर। सामाजिक स्तर पर आज भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, मैं मानता हूँ इस बात को लेकर के। तो इस हिसाब से इजिप्ट का सिस्टम अगर देखा जाए तो वहाँ पर मुस्लिम ब्रदरहुड को फिर उठने नहीं दिया गया। लगातार आने वाले इजिप्ट के राष्ट्रपतियों ने, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव स्टांस रखते हैं, आज भी अब्दुल फताह अल सीसी ये रखते हैं, इन्होंने इनका दमन किया। और दूसरी तरफ अरब जगत की अगर हम बात करें तो अरब जगत, मैंने बताया कि अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद जो बड़े कबीले थे, उन बड़े कबीलों से उठे हुए जो घराने थे, उन घरानों की ही सत्ता और अरब जगत में है। ऐसे में सऊदी अरेबिया खुद को एक लीडिंग पावर के रूप में देखता है। तो अगर ध्यान से देखें तो यूएई, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, इस समय में इन तीनों ने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन किया हुआ है, तीनों ने। तो अगर मुस्लिम ब्रदरहुड मजबूत होता है तो बनना के समय से ही उसके विचारधारा आसपास के मुल्कों में भी फैले हैं, तो हो सकता है कि वो सारे मुल्कों में जो एलीट फैमिलीज हैं उनकी सत्ता को चुनौती हो जाए, वो भी हाथ धो बैठे सत्ता से, पॉपुलैरिटी खत्म हो जाए, एक अवेकनिंग हो जाए लोगों में उनके अगेंस्ट, ऐसा भी हो सकता है, एक अराउजल हो जाए, और फिर शायद मुस्लिम इस्लामिक सोसाइटी को कोई और रिप्रेजेंट करे और वो शायद मुस्लिम ब्रदरहुड हो। आई बात समझ में? इस चीज को समझिए आप। और अगली कारण कि मुस्लिम ब्रदरहुड की सपोर्ट में रहे हैं सीरिया के शासक बशर अल असद और ईरान और कतर। अब कतर के साथ समस्या क्या हो गई? सऊदी अरेबिया को 2017 में कतर को ब्लॉक क्यों कर दिया? क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड की सपोर्ट में उतर रहा था कतर, खासतौर किसके वाया? अल जजीरा जो चैनल है कतर का, उसके वाया। ये मैं क्यों समझा रहा हूं बार बार, जब मैं अब्दुल फताह अल सीसी की बात कर रहा हूं, ये अभी समझ में आ जाएगा। तो उनका स्टांस ये रहा है कि उन्होंने और पहले के मिस्र के शासकों ने क्लियरली अपोज किया है मुस्लिम ब्रदरहुड को, उन्हें उठने नहीं दिया है, जो खुद को एक सुन्नी आइडियोलॉजी से भरी हुई पार्टी मानते हैं आज की डेट में, और विश्व भर में उनके कई तरह के पर्सपेक्टिव रखे गए हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई तो उन्हें टेररिस्ट ग्रुप मानता है, डिक्लेयर किया हुआ है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं वापस अब्दुल फताह अल सीसी के पास। अब मुस्लिम ब्रदरहुड
2012 के चुनाव में जीत गई और गद्दी पर बैठा दिया मोहम्मद मोरसी को। कौन आ गए? मोहम्मद मोरसी। किसके समर्थन से? मुस्लिम ब्रदरहुड। देश की आवाम को तो ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ, कहते ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं हुए, ये कैसे इलेक्शन कंडक्ट हो गए? मुस्लिम ब्रदरहुड कहां से जीत गई? कहां चला जाएगा अब इजिप्ट? इसके बाद विरोध प्रदर्शन जारी हो गए, भयंकर विरोध प्रदर्शन, और सेना ने मोर्चा संभाल लिया। सेना ने मोर्चा संभाल लिया क्योंकि आप समझते हैं कि शुरू से नेता जो आ रहे हैं वो सेना से ही आ रहे थे, और सेना ने समझ लिया कि ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड आ जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर ही बदल देगा इजिप्ट का, ये तो होना नहीं चाहिए। तो मोहम्मद मोरसी के अगेंस्ट सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया, आम जनता उनके साथ। इस समय में जनता और सेना एक हो गई। जनता को लगने लगा सेना हमें ही रेजोनेट कर रही है, हमारे ही विचारों को रिफ्लेक्ट करने लगी है। जबरदस्त क्लैशेस फिर हो गए 2012 में। इन क्लैशेस के बाद किसी तरह से एक सेटलमेंट सेना और सरकार के बीच में बनी कि भाई मौका तो दिया जाए, मोहम्मद मोरसी को मौका तो दिया जाए। ऐसे में सेना ने जो कुछ गतिविधियां उस समय में की थी, जब सेना और मोहम्मद मोरसी के बीच में सेटलमेंट बनी, मोहम्मद मोरसी को कुछ समा देने की बात हुई, लेकिन इसी दौरान सेना ने जो कुछ गतिविधियां की थी, मोहम्मद मोरसी के समर्थकों को क्रश करना या कुछ और चीज़ें, इन सब चीज़ों का आरोप लगा करके मोहम्मद मोरसी ने सेना के जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनको बर्खास्त कर दिया और गद्दी पर, मेन पोजीशन पर अपना कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी बना करके किसको बैठाया? अब्दुल फताह अल सीसी। तो सही मायने में मोहम्मद मोरसी ने अब्दुल फताह अल सीसी को कमांडर इन चीफ की पोजीशन दी। इसके पहले तक अब्दुल फताह अल सीसी इस SCF के सदस्य जरूर हुआ करते थे, इस SCF के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन जब होस्नी मुबारक 2011 में गए और जब मोहम्मद मोरसी 2012 में आए, इन दोनों समय के बीच का वो जो समय था, सेना शासन जब कर रही थी, तब ये कमांडर इन चीफ नहीं थे। कमांडर इन चीफ कोई और थे, उनका नाम बताना भी जरूरी नहीं है। और जब फाइनली मोहम्मद मोरसी एग्रीमेंट रीच कर गए हैं सेना के साथ और अब वो सत्ता में हैं, तो फिर वहां पर उन्होंने अब खड़ा किया अपना लॉयल एक पर्सन की, भाई प्रमोशन देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हमें सपोर्ट करके चलेंगे। तो अब्दुल फताह अल सीसी को कमांडर इन चीफ की पोजीशन मिल गई, नेशनल लाइमलाइट में आ गए और बाय नेचर ही फिर ये इस कारण से मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हो गए। क्या हो गए? मिनिस्टर इन डिफेंस। लेकिन मोहम्मद मोरसी के खिलाफ लोगों का विरोध रुका नहीं, विरोध जारी रहा। एट द एंड 2013 मोहम्मद मोरसी को सत्ता से जाना पड़ा, क्योंकि कमांडर इन चीफ अब्दुल फताह अल सीसी ने जनता में बयान दे करके ये डिक्लेयर कर दिया कि हमने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो वो सत्ता से चले जाएं, वरना इतने दिनों के अंदर फिर कू कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार के कामकाज जनता की एस्पिरेशंस को रेजोनेट नहीं कर रहे, सरकार उस तरह से मुताबिक काम नहीं कर रही। जो वायदे दिए थे इन्होंने, जो मुख्य 10 एजेंडे लिए थे, उनमें से कुछ भी फुलफिल नहीं अब तक किया, तो ये लोगों की एस्पिरेशन फुलफिल नहीं कर रही, ये नहीं चल पाएगी। मैं डिसहार्टेड हूँ। जैसे ही जनता ने सुना, अब सीधी अटैचमेंट हो गई अब्दुल फताह अल सीसी से। सेना से तो पहले ही अटैचमेंट थी और इजिप्ट की जनता अभी तक हैबिचुअल थी सेना के लोगों को एज अ राष्ट्रपति देखने के, क्योंकि वो ये मानते थे कि एक मजबूत आदमी, डिफेंस बैकग्राउंड का आदमी राष्ट्रपति होगा तो ही ये मुस्लिम ब्रदरहुड का फन दबा रहेगा, वरना तो ये तो उमड़ आएंगे। हमें तो बस इतना कराना है कि करप्शन दूर हो जाए, पॉवर्टी कंट्रोल हो जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जैसी चीजें आ जाए, हमें प्रोग्रेस मिल जाए, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए। बाकी फिर मजबूत ही शासक हो तो वही अच्छा, शासक मजबूत ही हो तो चलेगा। एकदम से लोग कनेक्ट हो गए अब्दुल फताह अल सीसी की बातों से, कहते ये बात, एक तो सेना, ऊपर से उनके कमांडर इन चीफ, ऊपर से दिल की बात पकड़ ली कि भाई मोहम्मद मोरसी हमारे दिल को ना समझ पाए, हमारे दिल की ना कर पा रहे, तो कैसे वार्निंग दे दी उन्हें कि या तो जाओ वरना उतार दिए जाओगे, यही लड़ेगा देश के लिए। देश के सपूत तो यही है। मोहम्मद मोरसी ने गद्दी छोड़ने से मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं छोड़ता। टकराव भयंकर फिर से छिड़ गया और टकराव छिड़ने के बाद उतार दिए गए फिर वो भी। और अब कौन आ गया सत्ता में? फिर से सेना। 2013 का समय है, सेना फिर से सत्ता में, 2013 का समय।
सेना चला रही है देश को, चल रहा है। एक बार होस्नी मुबारक से मोहम्मद मोरसी आने के बीच में सेना, फिर मोहम्मद मोरसी के जाने के बाद फिर सेना। अब 2014 का समय आया और अब अब्दुल फताह अल सीसी ये देख पा रहे हैं कि अब माहौल जनता में भी बन चुका है और लंबे समय तक इस मैनर में शासन नहीं कर सकता, क्योंकि एक लेजिटिमेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट के नेता के तौर पे शासन करूं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बनाऊं, फिर जनता में भी स्वीकृति मिले तभी बात बने। तो उन्होंने अब मन बना लिया कि अब इनफ ग्राउंड क्रिएट कर लिया गया है, जनता में एक ही नाम है अब्दुल फताह अल सीसी, अब समय चुनाव लड़ने का है। रेजिग्नेशन दे दिया सेना से और चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। आओ कहते विरोध में किसको आना है, चुनाव लड़े इंडिपेंडेंट। कैन यू इमेजिन, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, कोई पार्टी वार्टी नहीं, कुछ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं। ऐसी भयंकर लोकप्रियता कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आई उस पार्टी ने अपने किसी नेता को ना उठा करके इनको चुना राष्ट्रपति पद के लिए। कहते आइए इधर, क्योंकि आपको नहीं चुनेंगे तो फिर कल को विरोध होने लग जाएंगे। आपने फैन इतने बना लिए, फॉलोअर इतने बना लिए हैं, आप नया खेमा खड़ा कर दोगे, बेहतर है आप ही आइए जनाब, खड़े हो जाइए। तो 2014 में फिर राष्ट्रपति चुनाव जीत करके सत्ता में बैठे हैं अब्दुल फताह अल सीसी, पहले मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और कमांडर इन चीफ, उसके पहले एससीएफ के अंदर डायरेक्टर इंटेलिजेंस मिलिट्री, सेना में भर्ती हुए, 1954 का जन्म और 2014 से अब तक राष्ट्रपति। कई लोग कहते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे, घात किया गया चुनावी प्रक्रिया को, कई लोग आरोप लगाते हैं। और फिर जो मोहम्मद मोरसी के समर्थक और फिर जो मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थक जमकर विरोध, सबको ऐसा कहा जाता है कि सारे विरोधियों को टिका दिया अब्दुल फताह अल सीसी ने, सेट कर दिया। 4-5 साल लगे उसमें और भयंकर ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इनकी विरोध करते रहे। जाइए नेट पर ढूंढ लीजिए, एक से एक वीडियो मिलेंगे ह्यूमन राइट वायलेशन के नाम पर, ये कहते हुए कि मुस्लिम ब्रदरहुड के लोगों को चुन चुन करके खत्म किया जा रहा है, मोहम्मद मोरसी के समर्थकों को चुन चुन करके खत्म कहा जा रहा है। फिर इसी समय में अल जजीरा जब आकर के यहां रिपोर्टिंग कर रहा था तो तब फिर सऊदी अरेबिया कहता है कि भाई तुम रिपोर्टिंग किसके फेवर में करते हो, मतलब तुमको अब्दुल फताह अल सीसी से प्रॉब्लम है लेकिन तुम मुस्लिम ब्रदर के हुड के बड़े माइती लग रहे हो, बड़ा तुमको दिख रहा है कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, बड़ा उनका नरसंहार हो रहा है, जीनोसाइड हो रहा है। समझ गए तुम्हारी आइडियोलॉजी, ईरान की तरफ जा रहे हो, कट्टरवाद की तरफ जा रहे हो, अरबों के होके अरबों के एंटी हरकतें रोक लो और अल जजीरा को समझाओ कि प्रोपेगेंडा एजेंडा बंद करे। कतर कहता मैं तो अपना डिस्कोर्स खुद ही तैयार करता हूँ, वही सॉवरेन नेशन हूँ, किसी के बस में नहीं हूँ, अपने मन की करूँगा। करते रहे तो 2017 में ब्लॉकेड कर दिया, ये कारण था। आई बात समझ में? लेकिन अब ह्यूमन राइट वायलेशन है या नहीं है, आज की चर्चा का विषय तो वो है ही नहीं। मैं तो बताना चाह रहा हूं कि इस सारे प्रकरण के बाद वो सत्ता पर आए और आज दिन तक सत्ता पे हैं। कहने को वो उस समय में लैंडस्लाइड मेजॉरिटी विक्ट्री के साथ सत्ता में आए। ऑपोजिशन कैंडिडेट तो कहीं दिखाई नहीं, 97% तक खुद ही लूट गए सारा वोट। 2014 में चुने गए तो 6 साल का राष्ट्रपति होता है वहां पे, फिर 2014 के बाद 6 साल के बाद 2020 में फिर बारी आई होगी, फिर 75% से विक्ट्री दूसरी बार, और इस समय सत्ता में हैं और हमने बुलाया उन्हें एज अ चीफ गेस्ट। समझिए, कुछ जोड़िए चीजों को। अब समवेयर वेरी फेवरेट टू नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्यों? कट्टरवाद का दमन करने वाले अब्दुल फताह अल सीसी, कट्टरवाद का दमन करने वाले, क्योंकि सत्ता में आने के बाद बैन कर दिया मुस्लिम ब्रदरहुड, शरिया को लागू कराने वालों को दबाने वाले, खत्म करने वाले, प्रोग्रेस की बात करने वाले, एक स्ट्रॉन्ग रूल देने वाले, देश को मजबूत करना, लोगों में राष्ट्रवाद जगाना, आतंकवाद के लिए कोई जगह ना होने देना, यह सब चीजों का समर्थन करने वाले अब्दुल फताह अल सीसी। और ऐसे में अब्दुल फताह अल सीसी जब सत्ता में आया उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने जब अमेरिका गए तो ट्रंप उनका वेलकम करते हैं। जाके न्यूज़पेपरों में देख लीजिएगा कि यू आर माई मोस्ट फेवरेट डिक्टेटर नाउअडेज। डिक्टेटर, कैन यू इमेजिन? चुनाव लड़कर के वो सत्ता में आए हैं। भारत जैसा प्रगाढ़ लोकतंत्र, बड़ा लोकतंत्र, कोई जरूरत नहीं है इस समय में अब्दुल फताह अल सीसी को भारत से कोई लेजिटिमेशन लेने की कि वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं, लेकिन
भारत जैसा लोकतंत्र का बड़ा जश्न मनाने वाला मुल्क यदि उन्हें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बना करके बुला ले, कितनी बड़ी लेजिटिमेसी ऐड होती है कि डिक्टेटर नहीं, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है। भारत ने 15 अगस्त नहीं, गणतंत्र दिवस पे बुलाया, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे पर, गणराज्य, उसमें जिसे बुलाया है डिक्टेटर कैसे हो सकता है? होगा तो एक लेजिटिमेटली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक लीडर ही होगा। ठप्पा लगा दिया पक्का। जिताया तो उनकी जनता ने था, लेकिन विश्व भर के जगत में स्वीकृति दिलाने का काम ये पोजीशन करेगी। ये कितनी बड़ी चीज फिर बन जाती है अब्दुल फताह अल सीसी के लिए। अपने मुल्क में, जो मुल्क पूरी दुनिया में लोकतंत्र का जश्न हर महीने मनाने के लिए जाना जाता है, कभी पंचायती, कभी स्टेट, कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कभी देश के चुनाव के लिए, वो अगर हमें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बुला रहा है तो हम जब अपने मुल्क में जाएंगे तो लोग कुछ लोगों से कहेंगे अब भी कोई संदेह है, अब भी कोई संदेह है तो बताइए। फिर बड़े बड़े गणराज्य हमें बुला रहे हैं, वहां के होर्डिंग देखिएगा, इजिप्ट की सड़कों पर जाइए और होर्डिंग चेक करिए, कैंपेन देखिए। अटेंडेड द 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। आई बात समझ में? ये कहानी है। उनको जरूरत नहीं, वो अपने मुल्क में राष्ट्रपति हैं, लेकिन हर चीज जरूरत से नहीं होती। राष्ट्रपति बनने तक के लिए तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन विश्व भर में एक लार्जर एस्पेक्ट में लीडर के तौर पर एक्सेप्टेबिलिटी के लिए तो फिर अपने मुल्क के बाहर की बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। फिर तो बहुत कुछ जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज एक बड़ा पर्पस सर्व अब्दुल फताह अल सीसी के लिए भी करके जाती है, क्योंकि ये उनके लिए भी बड़ा सम्मान का मौका था कि वो भारत के गणतंत्र दिवस पर आए हैं, जिन गणतंत्र दिवसों पर अमेरिका के एक से एक राष्ट्रपति आ चुके हैं। आप बताइए, भारत अपने गणतंत्र दिवस पर किसी प्रोक्लेम्ड ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेटिव को बुलाता होगा? नहीं ना, नहीं बुलाता होगा ना। ये तो क्लियर सी बात है। भारत लोकतंत्र का जश्न मनाता है गणराज्य के रूप में। तो ऐसे में अब भारत ने जिसको बुलाया है, फिर ये तो बट ऑब्वियस ही प्रूव हो गया कि वो किसी मैनर में कोई डिक्टेटर तो फिर है ही नहीं। बात समझ में आ गई? ये तो एक चीज है। अब आता है सवाल कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक दोनों के बायलैटरल रिलेशंस को एलिवेट कर दिया का मीनिंग क्या? इसको एक ही चीज के रूप में समझिए। बड़ा छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा हूं, उसके बाद डिफिकल्ट से डिफिकल्ट डेफिनेशंस पढ़ लेना। देखिए, स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब कि जब आपके इंटरेस्ट कन्वर्ज कर जाएं, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, ये कैसे होता होगा? चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब आप स्कूल में होते हैं, आपके पास एक पेंसिल है। ये मैं नॉर्मल बायलैटरल रिलेशन बता रहा हूं जिसमें डिप्लोमेसी नाइस, बीइंग नाइस के तौर पर चलती है। नाइस, नाइसेस्ट गाय हो सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा। उसमें क्या है कि स्कूल में और किसी ने कहा थोड़ी पेंसिल दे दो, तो आपने दे दी, बीइंग सो नाइस, पेंसिल दे दी। उसने 10 मिनट अपने 2 पेज लिखे, आपको वापस कर दी। ये नॉर्मल वाले बायलैटरल रिलेशन, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब आप दोनों ने अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेटेजिक लेवल पर इवॉल्व कर लिया दोनों ने। अब दोनों ने ये तय किया है कि हम दोनों मिलकर के एक ही पेंसिल खरीदेंगे। दोनों ने तय किया है कि एक ही पेंसिल खरीदेंगे। पहले 2 पीरियड के एक्स्ट्रा टाइम में तुम अपनी कॉपियों के काम कवर करोगे इस पेंसिल से, और लास्ट के 2 पीरियड के एक्स्ट्रा टाइम में मैं अपनी कॉपियों का काम करूंगा इस पेंसिल से। दोनों के इंटरेस्ट कन्वर्ज कर गए हैं कि दोनों को अपनी अपनी पेंडिंग होमवर्क पूरे करने हैं, और 4 पीरियड टोटल डिमार्केट किए गए हैं। पहले 2, आखिरी 2, जिनमें वो बचे हुए समय में अपना अपना काम करेंगे, लेकिन पेंसिल एक है। ऐसे में अब वो जो स्टूडेंट ए है, पहले 2 पीरियड में पेंसिल उसको अवेलेबल थी और वो बचे हुए पीरियड में अपनी कॉपी का काम कर गया। स्टूडेंट बी की कॉपी का काम पूरा होगा कि नहीं होगा, ये पूरी तरह से अब इस बात पर टिका है कि स्टूडेंट ए से टाइमली पेंसिल वहां आ जाती है कि नहीं। स्टूडेंट बी की सारी रणनीति का हिस्सा अब स्टूडेंट ए हो गया कि नहीं। स्टूडेंट ए को भुला के स्टूडेंट बी जी लेगा, चल लेगा। स्टूडेंट ए अगर अब उसकी डिसीजन मेकिंग से निकला तो पेंसिल भी गई।
और पेंसिल समय पर नहीं आई तो उस दिन तो पड़ गए डंडे। वो बात अलग है, वो स्टूडेंट ए को धोखेबाज करार दे करके नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढने निकलेगा, वो होगा स्टूडेंट सी। यार स्टूडेंट ए इज नॉट एट ऑल क्रेडिबल, ओके, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट समवन एल्स। तो स्टूडेंट सी हो सकता है वो देखे कि इस पेंसिल के मामले में यार कोई भी लॉयल नहीं होता है, सारे धोखा देते हैं, और मैं तो हो सकता है कि वो इस मैटर में किसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करे ही ना, वो इनफ पेंसिलें जनरेट कर ले अपनी, क्योंकि हर बार उसकी सॉवरेंटी हम होती है ना, डंडे पड़ते जब बेइज्जती। चेंज द क्लिप। अच्छा अंदर आ जाऊं फ्रेम में, मैं तो इजिप्ट ही चला गया। पढ़ाते पढ़ाते सीधा मिस्र। तो पढ़ाने का अंदाज हमारा खुला ही है, थोड़ा खुला पढ़ाते हैं मजे लेके। ना तो मैं पन्ने लिखता हूं स्क्रिप्ट के, और ना ही मैं उन्हें टाइम बाउंड मैनर में पढ़ता हूं। मुझे लगता है वो करने वाले को भी शायद 4 महीने बाद याद ना उसने कर क्या दिया था। अगर तो कल को फॉरेन सर्विसेज में जाना है, देश का एडमिनिस्ट्रेटर बनना, डिसीजन मेकर, ये चीज़ें तो अंदाज़े बयान में आ जानी चाहिए, व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाना चाहिए, तब कहानी बनती है। ओके चलो अब मैं फ्रेम में हूं। तो स्टूडेंट बी और ए में पहले नॉर्मल सा रिलेशन था, अब स्ट्रेटेजिक लेवल पर डेवलप कर गया। स्टूडेंट ए पूरी तरह से टाइमली उसे देने के लिए आएगा वो वाली पेंसिल। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब हम रेस दौड़ते हैं, रिले, हमें बैटन पास करनी होती है, और उसमें आगे वाला जो तैयार खड़ा है, जब तक पिछले वाले ने बैटल उसे टाइमली लाकर ना दी तो भाई वो तो रेस जीतने से गया। दोनों इस समय एक दूसरे से स्ट्रेटेजिकली जुड़े हैं, ये स्ट्रेटेजिकल कनेक्टिविटी है दोनों में, पार्टनरशिप कोई है, स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप। आगे वाला हार गया, कोच के सामने जाकर के क्या कह रहा है, ये मेरे तक टाइमली आया ही नहीं और मैं हार गया। उस समय में जितने 4 लोग उस रिले रेस में खड़े थे, सबके इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे थे, वो था विक्ट्री। तो फिनिश कौन करेगा वो एक बात है, लेकिन उस तक बैटन लेकर के कौन जाएंगे वो भी मैटर करते हैं। तो इस तरह से जब आप अपने इंटरेस्ट कन्वर्ज कर लेते हैं, घरों में भी आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हो। 3 लाख रुपया घर में है, डिसाइड कर रहे हैं किस पे लगाएं, बड़े वाले पे, बीच वाले पे या छोटी वाली पे, कौन इसका मैक्सिमम बेनिफिट दे देगा, मतलब घर पूरा का पूरा आगे कैसे बढ़ेगा। तो सबने मिल बांट करके डिसाइड किया कि बड़ा तो बड़ा ही ज़्यादा हो गया है, एनर्जी घट गई है और अब रच बस गया है घर की चीज़ों में ही। छोटी अभी बहुत छोटी है, ये बीच वाले पे लगाओ, ये छोटी का भी हाथ पकड़ लेगा और बड़े के जो एफर्ट्स यहीं चलेंगे इंडिया में उसको सपोर्ट कर देगा। एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले लिया घर वालों ने, बीच वाले ने पैसा डुबाना शुरू कर दिया, उसका बिहेवियर डिसाइडेड पाथ से बिल्कुल अलग जाने लगा। तब सारे घर वाले चिंतित और उसे बैठ के समझा रहे हैं कि मत कर, सारी नैया डूब जाएगी अगर तू ऐसे करेगा, सब धरा का धरा, वी ऑल विल कोलैप्स। वो कहना यही चाहते हैं कि हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी हुई थी भाई, करार हुआ था, तेरे पे ही लगाएंगे, एक ही पूंजी थी, वो डुबा दी तो सब डूबेंगे। आई बात समझ में? हाँ, तीनों के लिए 3-3-3 रखा है, 3-3 लाख तीनों के लिए अलग से रखा है। ये नॉर्मल बायलैटरल रिलेशन है कि एक को 3.25 साढ़े 3 की जरूरत पड़ गई तो दूसरे ने कहा मेरे 3 में से 25 का ले ले, जब हो जाएंगे दे दियो। उसका 3 की बजाय 2.75 में भी चल जाएगा और इसका 3.25 में हो गया। ये नॉर्मल रिलेशन, बीइंग नाइस। लेकिन 3 ही था और 3 थे, 3 ही लाख था और आदमी 3, आदमी 3 गोली 1, याद करो वो। तो क्या वो कालिया वाला डायलॉग वो स्ट्रेटेजिक डायलॉग था इसलिए इतना फेमस हुआ? आई बात समझ में? ये होती हैं स्ट्रेटेजिक साझेदारियां, ये होती हैं स्ट्रेटेजिक साझेदारियां। आओ अब जरा टेक्निकली समझाऊं कि इजिप्ट और इंडिया की क्या स्ट्रेटेजिक साझेदारियां हैं, इसको समझाते हैं अब आपको। देखिए, इजिप्ट और इंडिया दोनों ही ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि टेररिज्म एक बहुत बड़ा मीनेस है सोसाइटी के लिए। इंटेलिजेंस पर, सिक्योरिटी, डिफेंस पर खर्चा, सोसाइटी के अंदर केओस, सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खर्चे, और इतने बड़े लेवल पर स्किल डेवलपमेंट करना, और लोग फिर भ्रमित कर दिए जाते हैं आतंकवादी संगठनों के द्वारा। और टेररिज्म पिचड बैटल से बहुत खतरनाक है, ये पीठ पीछे वार करता है। टेररिज्म आज पूरी दुनिया जब डिजिटलाइज होने जा रही है, अगर टेररिज्म कंट्रोल ना किया गया तो एक झटके में सारा मुल्क, दुनिया गिर जाएगी। क्यों?
क्योंकि एक से एक स्पाईवेयर बना करके ये बैंकिंग, एजुकेशनल सेक्टर, सिक्योरिटी, डिफेंस सबको खा जाते हैं। पहले तो इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती होती थी कि भाई कहीं से कोई डेटोनेटर चोरी करो, कुछ करो, कि कोई बम रॉकेट हमारे हाथ लगे तो किसी मुल्क पे छोड़े तो किसी एक इलाके पे गिरती थी, पकड़े जाते थे। लेकिन आज तो बंद कमरे में बैठ करके अगर एक ऐसा वायरस बना दें कि पूरी तरह से डिजिटलाइज होती दुनिया के ऊपर अगर वो छोड़ दिया गया, एक एक मिनट में हजारों लाखों करोड़ का खर्चा होना शुरू हो जाता है। जरा टेररिज्म की डोमेन समझो कितना खतरनाक है। और जैसे जैसे दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, वो प्रोग्रेस में इंटरनेट ऑफ द थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रल रोल प्ले करेगी। और ऐसे में जहां आप प्रगति के लिए इनका यूज करेंगे, वहीं आपको प्रिमिटिव एजेस में ले जाने के लिए भी कोई इनका यूज कर सकता है। ऐसे में उन शक्तियों पर नकेल कसनी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सेंट्रलाइज्ड हो, डिजिटलाइजेशन क्या कर रही है? सेंट्रलाइजेशन। जितना ज्यादा आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा आप प्रोन भी तो हो रहे हैं, वल्नरेबल भी तो हो रहे हैं। पहले हर जिले की तहसील में फिजिकली कागज पड़े रहते थे लोगों के। उस जिले की तहसील में आग लग गई तो बाकी जिले की तहसीलें बची हैं, सबके जमीन संपत्ति कागजात सब सेफ। लेकिन सारा रिकॉर्ड, ये सीधे ही लग रहा है इजिप्ट से आए हैं, लेकिन सारा रिकॉर्ड डिजिटल पुटअप कर दिया गया और सारी इन्वेंट्री कहीं एक जगह पर मेंटेन्ड है। बस उसी चीज को आघात लगा दो, मालवेयर डाल दो उसमें, सारा एक साथ ही। तो सेंट्रलाइजेशन बहुत होती है डिजिटलाइजेशन से, और इस सेंट्रलाइजेशन के कारण आप वल्नरेबल बहुत हो जाते हैं। डाटा प्राइवेसी कितनी बड़ी जरूरत है। टेररिज्म क्या नहीं कर सकता? इमेजिन, इकोनॉमिकली आपको तबाह कर सकता है, आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशंस तबाह हो सकती हैं, आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, आपके रॉकेट्स, हर चीज को डिसफंक्ट किया जा सकता। डिफेंस की हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस, काम कर रही टीमों की जानकारियां, आपके एजेंट्स, स्पाइज, एवरीथिंग ध्वंस किए जा सकते हैं। तो आने वाले समय में जिस तेजी से मुल्क बढ़ रहे हैं और जितना ज्यादा वो निर्भर होते जा रहे हैं तकनीक पर, यह बहुत जरूरी है कि उतना ही स्किल्ड पूल कहीं आतंकवाद का ना बन जाए, कहीं वो भी उतने टेक्निकली नर्चर ना हो जाए। आतंकवाद फिजिकली रोकना जरूरी है, उस विचारधारा को रोकना जरूरी है, उनके हाथ लगने वाले रिसोर्सेज रोकने जरूरी है, उनकी फंडिंग रोकनी जरूरी है, उनके टेक्निकल पूल रोकने जरूरी है, और उनके सपोर्टर्स को कर्ब करना बहुत जरूरी है। ऐसे में जहां बैठा हुआ है इजिप्ट, दैट लोकेशन ऑफ मेडिटेरेनियन सी, दैट रेड सी, हब है मुस्लिम जगत का वो सारा, एक से एक मिलिशिया ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पर। जाइए और पढ़िए, पिछले लेक्चर में पढ़ा भी हमने, अलकायदा, तालिबान, होथी, हिजबुल्ला, सारे, इवन मुस्लिम ब्रदरहुड, इन मिलिशिया ग्रुप्स से रिलेटेड अगर आपके डिफेंस टाइज हो जाते हैं इजिप्ट के साथ, और दोनों के डिफेंस और सिक्योरिटी टाइज का एजेंडा है कि टेररिज्म से प्रोटेक्ट करना है, तो कितनी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वो आपसे शेयर कर सकते हैं। वहां की हर तरह की वहां होने वाली मूवमेंट्स आपसे शेयर की जाएगी, पर्सन्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएगी, डाटा आइडेंटिफिकेशन आपके साथ शेयर किया जाएगा, और इमीडिएटली आप सक्षम हो जाएंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के। ये तो तभी हो सकता है इजिप्ट आपसे इतना कुछ साझा करे, और आप इजिप्ट से इसलिए इतना कुछ साझा करें अगर आप दोनों की इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं कि दोनों ने मिलकर आतंकवाद से बचना है, दोनों ने मिलकर डिफेंस को स्ट्रेंथन करना है, दोनों ने मिलकर सिक्योरिटी पे काम करना है। वरना बायलेटरल रिलेशन स्ट्रेटेजिक बनाए नहीं। इजिप्ट के पास 36 जानकारियां थी, ना इजिप्ट इंडिया से शेयर कर रहा है ना इंडिया इजिप्ट से, क्योंकि दोनों ने कभी ये डिमार्केट ही नहीं किया कि दोनों का इंटरेस्ट यहां कन्वर्ज कर रहा है। दोनों यहां पर एक सिंगल एंटिटी की तरह डील किए जा रहे हैं आतंकवाद के द्वारा। तो कन्वर्जिंग इंटरेस्ट जहां है वहां स्ट्रेटेजिक रिलेशन क्यों ना हो, मेरा सवाल है आपसे। जब हम सब कॉलोनी में लोग रहते हैं और हम सब कॉलोनी में रहने वाले लोगों को एक ही मिनेस तंग कर रहा है कूड़ा, तो हम सब स्ट्रेटेजिकली रिलेशन क्यों ना बनाए? क्यों नहीं हम अलग अलग आदमी की ड्यूटी बांट दें कि तुम ये ट्रैक करोगे फेंक के कौन जाता है, तुम ये ट्रैक करोगे कि म्युनिसिपैलिटी गाड़ी समय से रोज सुबह आती कि नहीं, तुम ट्रैक करोगे कि झाड़ू वाला कलेक्ट करके बिन में डालता है कि नहीं, तुम ट्रैक करोगे कि कूड़ा सूखा, गीला और हजार्डस बांटा जाता है कि नहीं। एक ही आदमी तो सब नहीं कर सकता, लेकिन सबका इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहा है कि मोहल्ला साफ रहे। कैसे आप 10 से 12 घर मिलकर के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लोगे?
क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पे और कॉमन इंटरेस्ट है। और हर बाहर वाला आने वाला देखेगा कि कूड़े नाम का आतंकवाद बिल्कुल भी नहीं। आप कहोगे बेटा, आप उसे समझा नहीं पाएगा क्योंकि आपको ऐसे वर्ड नहीं आते। आप ऐसे कहेंगे बड़ी टेक्निक से चलते हैं हम पूरा मिल के, हमारे में एक्का बड़ा एक्का, पंजाबी में कहेंगे एक्का बहुत है साडे च, कोई सानू तोड़ नहीं सकता। वो यही है कि काम बड़े स्टेप बाय स्टेप तुमने बांटे हैं, इसमें से एक भी कड़ी हिली तो काम हिल गया। कितनी इंपॉर्टेंस अटैच हो गई एक दूसरे के साथ। आईटी सर्विसेज, डिफेंस, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, इन एनर्जी, हर सेक्टर में आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। इंडिया ने यही करना है इस बार, इंडिया ने यही करना है इस बार। ये तो एक क्षेत्र था आतंकवाद। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आज ज़्यादा बड़ी खतरनाक चीज़ है, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को आप अपनी बॉर्डर के अंदर रहने वाली एजेंसियों से तो डील नहीं कर सकते। आपको दूसरे मुल्कों से मदद लेनी जरूरी है, डाटा शेयर करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आपको कोई भी मिशन एग्जीक्यूट करना है, लोकल सपोर्ट लेनी जरूरी है। आज कैसे यहाँ पर पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद कैसे हम लोगों को कोशिश करनी पड़ रही कि रेड कॉर्नर नोटिस इशू करा पाए। अगर हमारे ग्लोबल रीच ज़्यादा होगी, हम सारे इंटीग्रेटेड होंगे, तो कोई सेफ हेवंस नहीं ढूंढ पाएगा क्राइम करके कहीं छुपने का। ना हम अपनी एयरलाइंस को मिसयूज़ होने देंगे, ना हम अपनी बैंकिंग सेक्टर को मिसयूज़ होने देंगे, ना हम अपनी फंडिंग, ना किसी भी सेक्टर को। अगर ये मुल्क एक साथ जुड़ेंगे तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कोई ऐसी इलिसिट क्रिमिनल एक्टिविटी की है और आप भाग करके पड़ोसी मुल्कों में जाना चाहें और आपको पता लगे कि इंडिया तो इन मुल्कों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इन मामलों में, तो आपको ये सिक्योर हो जाएगा कि भाई मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। तो बेहतर ये है कि जब कांड करके छुपने की कोई जगह ही नहीं तो कांड मत ही करो, वरना फिर हिसाब किताब कर दिया जाएगा। नियम से ही ट्रायल करेंगे, रिमांडों पे लेंगे, नियम से काम होगा। ओके, लेकिन आपको पता हो कि एक बार इंडिया की जद से बाहर निकलो, कहीं भी चले जाओ, नेपाल चले जाओ, भूटान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, कहीं चले जाओ, म्यांमार, इंडिया की उनके साथ कोई साझेदारियां तो है नहीं, कोई जानकारियां तो वो साझा करेंगे नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं होगा, बस फिर सब ठीक है, होगी कहानी। कई मुल्कों के साथ हमारी प्रत्यर्पण की संधि नहीं है, मतलब वहां से हम उस आदमी को ला नहीं सकते हैं। अगर उसने हमारे यहाँ क्राइम किया, वो वहां चला गया, हमारे पास एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी नहीं हो रखी हमारी, तो हम चूक जाते हैं उसको पकड़ने में और वो जा करके वहीं छुपते हैं, वहीं छुपते हैं। बड़े ड्रग पेडलर साउथ अमेरिका में इसलिए ही काम करते रहे थे कि उस समय तक यूएसए के साथ उनकी एक्स्ट्राडिशन साइन नहीं हुई थी, लेकिन जिस दिन एक्स्ट्राडिशन साइन हो गई हाथ पांव फूल गए थे सबके, कहते ये तो हो गया। पैब्लो एस्कोबार के खत्म होने का मेन कारण यही था। इस तरह से क्रॉस बॉर्डर साझेदारियां काम करती हैं। आपके यहां कोई बैंकिंग फ्रॉड करके गया है, आपके यहां पर कोई मालवेयर फैला के गया है, आपके यहां पर कोई टेररिस्ट कंडक्ट किसी भी ऑन मैनर में करके गया है, बम ब्लास्ट या कुछ भी, अगर वो कहीं भी भाग के जाए, जहां भी भाग के जाए, वहां की सरकार को बताओ मैं भाग करके आया हूं उस मुल्क से 200 करोड़ लेकर के, वो कहेंगे वाह मुल्क कौन सा है, इंडिया, कहेंगे ओ माय गॉड बैड आइडिया, हमारे तो भैया लिंक ही बड़े खतरनाक है उनके साथ, इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं हमारे वाले उधर भाग के जाएंगे तो वो हमें देंगे, तुम उधर से आओगे तो हम तुमको उधर देंगे। भाई वो बंदा कहे गलत बंदों के हाथ लग गया मैं। ये कहानी है। ओके, आगे इसकी सामरिक स्तर तक साझेदारी ले जाने का अंतर क्या पड़ जाएगा इंडिया और इजिप्ट के संबंधों में? जमीन आसमान का अंतर पड़ जाएगा। अब आओ थोड़ी और चीजों को समझें कि इसका लाभ क्या होगा। देखिए, जैसे इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन रखता है, एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छी पकड़ है और इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ग्लोबली उनमें भी अच्छी पकड़ है, बड़ा आईटी सेक्टर डेवलप्ड है, अच्छा डिफेंस सेक्टर यहां पर डेवलप्ड है। इन चीजों को देखा जाए तो इजिप्ट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, किसी मैनर में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक चीज को आज की डेट में समर्थन कर रहा है, दैट इज द ग्लोबल साउथ, साउथ साउथ कॉपरेशन। हम एक साथ आए, ये जो मुल्क यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, ये जो ऊंचे ऊंचे मुल्क लैटिट्यूड में बहुत ऊंचे, आज दिन तक जो पूरे विश्व को यही डिस्क्राइब करते रहे हैं, यही डिफाइन करते रहे कि कैसे चलना है, इसके अलग आना पड़ेगा। वो मुल्क आए जहां पर बेरोजगारी है, वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वो डेवलपिंग कंट्रीज जहां बेरोजगारी है, जहां पर हंगर है,
जहां पॉवर्टी है, जहां माल न्यूट्रिशन है, जहां पर आगे आने वाले समय में इकोनॉमिक ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं, बहुत पोटेंशियल, लेकिन स्किल डेवलपमेंट नहीं है, इलिटरेसी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नजर नहीं आता, शेल्टर नहीं है लोगों के पास। हमारी आवाजें कौन उठाएगा? और क्लाइमेट चेंज का बोझ भी हम ही पर लादा जा रहा है। हम जैसों के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर इन मुल्कों के पास किसी तरह की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन मुल्कों की प्रगति नहीं है, ये अपनी जानकारियों को, अपने डाटा को कहीं प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं, इनकी आवाजें कौन उठाएगा? तो वो मुल्क बैठ के इंडिया को ऐसे सुनते हैं, कहते हैं क्या बात है सरकार। मतलब क्लाइमेट चेंज की बात हो, टूरिज्म की बात हो, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, डाटा प्राइवेसी की बात हो, लिटरेसी, पॉवर्टी हटाने की बात हो, लिटरेसी बढ़ाने की बात हो, हंगर, माल न्यूट्रिशन खत्म करने की बात हो, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, एजुकेशन बढ़ाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, आप तो हमारा पक्ष ऐसे रखते हो कि हमें खुद नहीं बनाना आता अपना पक्ष ऐसा। आप तो ऐसे हैं जैसे दिल की बात समझ लेते हो हमारी। तो इंडिया कहता है हाँ ये मेरी पावर ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ डिमांड है। मैं आप लोगों की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल को सिचुएशन को समझ के ऐसे बात बना देता हूं कि विश्व स्तर पर आप रिप्रेजेंट हो जाते हैं। तो विश्व में बहुत से मुल्क हैं, सब सहारन अफ्रीका सारा ही ले लो, साउथ अमेरिका के एक से एक मुल्क ले लो, साउथ ईस्ट एशिया के कई मुल्क ले लो, ना तो उतने पोटेंशियल, ना कैपेबिलिटी, ना उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, ना पॉलिटिकली इतने स्किल्ड हैं कि अपनी मांगे रख पाएं इंटरनेशनल फोरम्स में, ना तो बार्गेन करने की ताकत है उनके पास। वो देखते हैं किसी की और की, कोई तो आए जो हमारी सुने, कोई तो हमारा नेता बने। तो भारत चाहता है कि वो ये कहे कि हमारा नेता कैसा हो, भारत ही के जैसा हो। तो यहां भारत इस बात का दम रखता है। वहीं ये काम अफ्रीकी क्षेत्र में इजिप्ट भी कर रहा है। इजिप्ट में भी स्ट्रॉन्ग आर्टिकुलेशन पावर है। वह अफ्रीकी क्षेत्र की मांग बड़े जोर से उठाता है। वो क्लाइमेट चेंज के विषय पर बोलता है। वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो दोहा के तहत, दोहा डेवलपमेंट राउंड के तहत एग्रीकल्चर की सब्सिडीज को लेकर के निर्णय लिए गए, उसके विषय में बात करता है। वो टेररिज्म की बात करता है, वो डाटा प्राइवेसी की बात करता है, वो स्किल डेवलपमेंट की वहां पर बात करता है, वो उन मुल्कों में निवेश हो इसकी बात करता है, उन्हें क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन के लिए पैसा देना चाहिए बड़े मुल्कों को, वो इसकी बात करता है, उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज के बोझ ना लादे जाएं, वो भी इसकी बात करता है। तो मतलब वो भी एक स्ट्रॉन्ग लीडर है उन मुल्कों की डिमांड को आर्टिकुलेट करने के लिए। तो उधर से वो उठ रहा है, इधर से इंडिया, दोनों जुड़ जाएं। और इंडिया सोने पे सुहागा, 5वीं अर्थव्यवस्था, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, एक बड़ी जनसंख्या वाला क्षेत्र। तो इजिप्ट के मामले में तो एटेनी कॉस्ट ही आगे है। तो एक एक मुल्क को पकड़ने से अच्छा जिधर जिधर से जो भी लीडर उठ रहा है उसको जाकर के हैंडशेक करो कि हाँ भाई आओ मिले। और फिर वो जब 10-12 लीडर यानी कि 10-12 कंट्री आसपास हों जो भविष्य में निर्णय लेने वाली कंट्रीज हैं, उनके बीच आप उन सबसे पूछ लो कि देख लो, सारा असेसमेंट कर लो कि भाई अब इस ग्रुप को कौन लीड करेगा। वो कहेंगे जनाब मौके के हिसाब से तो आप ही बनते हैं, ठीक है अब आप इतनी जिम्मेवारी दे ही रहे हैं तो मैं निभा लेता हूँ, वैसे मुझे शौक कोई नहीं है। तो यही कहानी है। वो गाना मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। बेटा उससे जो तुझ पर इकोनॉमिक बर्डन आता है उससे तो गम और बढ़ता हो, ऊपर से लीवर तेरा खराब है कि नहीं। सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो इस हिसाब से इस समय में अगर हम देखें तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड पैदा हो रहा है। ग्लोबल वार के बाद, वर्ल्ड वार 2 के बाद जो एक बड़ी लड़ाई चली कोल्ड वॉर की, जिसके तहत ये कोशिश की गई रशिया और अमेरिका के द्वारा कि अपना अपना यूनिपोलर वर्ल्ड बना ले, लेकिन बना तो बाइपोलर वर्ल्ड। पूरे 40 साल लगे इस चीज में। लेकिन उसके बाद एक हेगेमनी स्टैब्लिश हुई और वो यूएसए की। 1999 डिसइंटीग्रेट हो चुका था यूएसएसआर और रशिया काफी पिछड़ गया। लेकिन आज आप देखें रशिया असर्टिव है, आज आप देखें तुर्की असर्टिव है, आज आप देखें इजिप्ट अपने आप को मजबूती से प्लेस कर रहा है, आज चाइना मजबूती से आगे बढ़ रहा है, आज भारत मजबूती से बात रखता है, आज ब्राजील मजबूती से बात रखता है, आज साउथ अफ्रीका मजबूती से अपनी बात रखता है, आज इजिप्ट, इंडोनेशिया, वियतनाम, साउथ कोरिया मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं। यानी कि आज दुनिया भर को अगर देखें तो हर कंट्री ये चाह रही है कि वो अपने इंटरेस्ट को आगे प्रोसीड करने के लिए
अपने सॉवरेन डोमेन में रहते हुए बिना किसी की बाउंडेशन के जैसे रिलेशंस बिल्डअप करना चाहती है वो कर ले। हर कोई अपने आप को एक पोल की तरह इमेजिन कर रहा है, तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड का दौर है। अब आज भारत अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए और अपनी विचारधारा को विश्व के सामने सही रूप में रखते हुए कि विश्व, मेरी विचारधारा विश्व के विरुद्ध नहीं, लेकिन यह कहां तक सही है कि तुम्हारी विचारधारा वाला विश्व सही विचारधारा वाला विश्व है, तुम्हारी आइडियोलॉजी वाला वर्ल्ड बेटर वर्ल्ड है। एक बार हमारी आइडियोलॉजी वाला वर्ल्ड भी देखो, हमारे विकास के साथ साथ हम विश्व के विकास की भी प्रतिज्ञा लेते हैं। तो आज भारत यह कहता है कि विश्व हमारी विचारधारा के मुताबिक विकसित हो, उसके लिए तो सबसे पहले जरूरी है हम स्वयं तो विकसित हों, और हम स्वयं विकसित हों इसके लिए अब हम अपनी साझेदारियां अपने हिसाब से बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत अपने आप को एक फ्री पोल मान रहा है यहां पर, और वो जिससे बेहतर सही संबंध बन सके अपने हितों को देखते हुए बनाएगा। और ये पीछे लंबे समय से आपको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के बयानों से भी दिखता होगा, वो किसी से डिक्टेशंस नहीं चाहते। ये केवल भारत में नहीं हो रहा, और कई मुल्कों में हो रहा है। जहां से सस्ता तेल मिलेगा लेंगे, जहां से हित पूरे होते हैं करेंगे, लेकिन देखते हुए कि ग्लोबली टेररिज्म रुके, युद्ध रुके, जंगे ना हो, नरसंहार रुके, ह्यूमन राइट वायलेशंस ना हो, क्लाइमेट चेंज कंट्रोल हो। और भारत ने अपने आप को इस सभी मामलों में आगे रखते हुए दिखाया भी है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के पैक्ट करने की बात हो, चाहे वो एंटी टेररिज्म स्टैंड की बात हो। तो आज आप एक चीज़ नोटिस करें कि भारत सहित कई मुल्क बहुत सारे अलायंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं। भारत कई अलायंसेस का हिस्सा बन रहा है आज की डेट में, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो एशियान के साथ जुड़ना हो, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना हो, चाहे WTO की बात हो, चाहे वो रीजनल लेवल पर आप सार्क की बात करें। मतलब आज आप स्वतंत्र हैं, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बनते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि आपको दिखता है कि आप कैसे विकसित होते हैं। इसी के तहत आज ये हो रहा है कि इंडिया के इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, एंड साइमल्टेनियसली इंडिया के सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और इजिप्ट के साथ भी बड़े अच्छे संबंध हैं। और जबकि इन अरब और इजरायली मुल्कों के बीच अच्छे संबंध नहीं हुए हैं, लेकिन इंडिया के इंडिविजुअल ट्रैक्ट फॉलो करते हुए दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि कंट्रीज जान चुकी हैं कि आगे भविष्य में अपने युवाओं को वो संतुष्ट कैसे कर सकती हैं और भविष्य में टिके रहने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो इस हिसाब से इजिप्ट अरब दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला मुल्क, सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाला मुल्क, दूसरी बड़ी जनसंख्या रखने वाला मुल्क अफ्रीका में। सभ्यता के तौर पर हमारे संबंध इजिप्ट से, नील नदी की सभ्यता से लेकर के सिंधु घाटी की सभ्यता तक हम सभ्यता के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहे। इजिप्ट की सड़कों पर अमूमन ही लोग भारतीय फिल्में देखते पाए जाते हैं। कंपनियों का इजिप्ट में निवेश होना, वहां पर कामकाज करना और इजिप्टी लोगों को रोजगार देना, मिस्र के लोगों को रोजगार देना। तो बहुत सारे मैनर में हमारे सोशल कल्चरल टाइज हैं, हमारे सिविलाइजेशनल टाइज हैं, पुराने समय के संबंध हैं। और मॉडर्न सोसाइटीज में ही ले ले तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का आरंभ जिन 5 बड़े नेताओं में ने किया था, उनमें से 2 भारत और इजिप्ट के हैं, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू और मिस्टर नासिर। ये बड़ी चीज है। तो क्यों ना इन टाइज को आगे स्ट्रेटेजिक लेवल पर डेवलप किया जाए, क्यों ना एक धड़ा अगर वहां पर बड़ा है। और दूसरी बात, इजिप्ट का स्टैंड मॉडरेट रहता है। सबसे पहले मैंने बताया कि रिकॉग्नाइज उसी ने किया इजराइल को। तो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस के साथ साथ उसकी पॉपुलेशन का महत्व, उसके डेमोग्राफिक इंपॉर्टेंस, उसके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, हमारे कल्चरल टाइज उसके साथ, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम सामरिक हो रहे हैं। ओके, टेक्निकली अब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इजिप्ट से हम क्या ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको चीज़ों को समझिए। आज की डेट में किस तरह से ट्रेड समीकरण को बदल रहा है वो ऐसे समझ सकते हैं कि इजराइल और इजिप्ट 1979 के उस करार के बाद दोनों में रिलेशन कोल्ड ही रहे, कोई नॉर्मल नहीं हुए। मतलब ये नहीं है कि आप आम ही इजरायली लोगों को इजिप्ट की सड़कों पर देखेंगे और इजिप्ट के लोगों को इजराइल की सड़कों पर, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी पिछले कुछ समय में दोनों एक साथ आए हैं। उसके मुख्य कारण क्या है? दोनों ही जानते हैं कि मेडिटेरेनियन सी का कोस्ट जो उन्हें टच होता है उसमें बेअंत पैमाने पर नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं जो दोनों यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में इजराइल ने जहां एक तरफ नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने में पहल कर ली, वो आगे बढ़ गया, वहीं दूसरी तरफ उसके पास इसी लिक्विड
लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी जिसके वाया वो इसे स्टोर करके एक्सपोर्ट कर सके, इन चीज़ों के लिए वो इजिप्ट का यूज़ लेता है। और आज इसराइल के द्वारा एक्सट्रैक्टेड वही सारी गैस इजिप्ट आती है और इजिप्ट की फैसिलिटीज़ के वाया वो यूरोप और दुनिया भर के बाकी हिस्सों में एक्सपोर्ट होती है। इसी कारण से वो यूरोप को सस्ती मिलती है। इसराइल और इजिप्ट का संबंध इस ट्रेड रिलेशन पर बेस्ड है। आज ट्रेड जगह लेते जा रहा है आपकी पुरानी दुश्मनियों की, नए आधार पर संबंध विकसित हो रहे हैं। और ये यही नहीं दिख रहा है, पूरे के पूरे इन वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में अगर आप कंट्रीज़ को ले लें तो उन्होंने अपने आप को फ्यूचरिस्टिक बनाने की कोशिश की है। जैसे कि अगर आप सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बात करते हैं तो उन्होंने ये माना है कि आने वाले समय में हमें नॉन ऑयल रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, आने वाले समय में हमें फॉरेनर्स को एम्प्लॉयमेंट देने के मुकाबले अपने लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। इसलिए उसने लोगों में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने की बात कही है और ये कहा है कि खुद को वो ग्लोबली एज ए इन्वेस्टमेंट हब बनाना चाहते हैं। और ऐसे में भारत के इंटरेस्ट हैं इस चीज़ में कि वो जो इन्वेस्टमेंट आने वाले समय की फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में करेंगे, जिसमें इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन जैसे प्रोग्राम होंगे, रैपिड ट्रांजिशन के मोड होंगे जैसे कि बुलेट ट्रेन और बाकी चीज़ें, भारत को वो निवेश का हिस्सा फिर मिले। तो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी। ठीक दूसरी तरफ मोहम्मद बिन जायद जो कि क्राउन प्रिंस यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं, उनकी भी नीतियां इसी तरफ चल रही हैं। मतलब अगर यहां से देखा जाए तो सऊदी अरेबिया जिसमें कि एक कुछ समय तक महिलाओं के लिए बहुत सारे कट्टर नियम थे, आज वो खुद को ओपन कर रहा है। वहां पर F1 रेस हो रही है, वहां पर कई तरह के ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब अमीरात भी अपनी आउटलुक बदलने में लगा हुआ है। यानी कि सबको दिखता है कि अब ओपन होना पड़ेगा, लोगों को अधिकार देने पड़ेंगे, उन टैबूज से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन जो पुरानी विचारधाराओं के कारण वो एग्जिस्टेंस में आए उन्हें पूरी तरह से तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं विचारधाराओं में से कुछ नियम निकाल लेंगे जो आज की प्रोग्रेसिव सोच को सपोर्ट करने वाले हों। और भविष्य को लेकर के किस तरह के इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल चेंजेस करने चाहिए वो कर रहे हैं, वरना मुल्कों के अस्तित्व मिट जाएंगे आने वाले समय में। और फिर से गुलाम होने से बेहतर है कि समय रहते आप अपने आप को आज़ाद रखें ताकि भविष्य में आज़ाद रह सकें। मैंने पहले ही बताया कि इसी लाइन पर UAE और सऊदी अरेबिया अपने लोगों में राष्ट्रवाद पैदा कर रहा है, यही लाइन पर, और यही चीज़ें मिस्र भी कर रहा है। और भारत इस विचार की सराहना करता है। भारत जानता है कि भविष्य में कट्टरता से काम नहीं चलेगा। धर्म को एक तरफ रखते हुए हमें अर्थव्यवस्था पर फोकस करते हुए, राजनीति को धर्म से मुक्त रखते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और ऐसे में अब्दुल फताह अल सीसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट, क्योंकि वो खुद एक प्रोग्रेसिव स्टांस रखने वाले नेता के रूप में विकसित हुए हैं। वो ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं, वो वेस्ट एंड ईस्ट के बीच में समन्वय बनाने की बात करते हैं, इनमें सिंक्रोनाइजेशन बनाने की बात करते हैं, वो रिलेशंस को बैलेंस रखना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें इंडिया को सूट कर रही हैं इस समय, और विश्व भर को भी इसी दिशा से चलना चाहिए। ऐसा है, सिंपल। ऐसे में जितना ज़्यादा भारत इन मुल्कों में ये परिवर्तन ला पाएगा, जिसके लिए भारत प्रयास करेगा कि इन मुल्कों की सॉवरेनिटी को कोई हार्म ना करे। भारत हमेशा ये कोशिश करेगा कि बड़ी पावर्स वेस्ट की, जैसे कि अमेरिका और यूरोपियन पावर्स, खासतौर पर आगे आने वाले समय में चीन और रशिया, भारत हमेशा कोशिश करेगा और ये मुल्क भी हमेशा चाहेंगे कि भारत के साथ उसके संबंध सौहार्दपूर्ण बने, ताकि इन मुल्कों के ऊपर जब भी कोई सॉवरेन इशू आ जाए, कोई इनकी सॉवरेनिटी में इंटरवीन करना चाहे, तो भारत वहाँ पर एक वोकल पावर के रूप में उभरे, लोगों को ये कहे कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इन मुल्कों में आपस में जितनी यूनिटी बनेगी, अरबिक वर्ल्ड में जितनी ज़्यादा यूनिटी बनेगी, इनकी सॉवरेनिटी उतनी स्ट्रांग होगी। और उस यूनिटी का आधार अगर ये बन जाए कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी, ट्रेड, कॉमर्स, इकोनॉमी पर हमें फोकस करना है, तो बहुत सारी फंडामेंटलिस्ट ताकतें बहुत पीछे छूट जाएंगी, जिससे भारत को भी लाभ मिलेगा अपने मुल्क में शांति स्थापित करने में। और जो भी लोग उन फंडामेंटलिस्ट ताकतों को इस्तेमाल करके भारत के विरुद्ध में माहौल बनाते हैं, वो अलग थलग पकड़ा जाएंगे। और इसका सीधा नतीजा है कि पाकिस्तान के द्वारा बहुत एफर्ट्स किए गए कि सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात इंडिया के अगेंस्ट मीटिंग कंडक्ट करे, जिसमें वो धारा 370 ख़त्म करने की इंडिया के इस स्टेप की आलोचना करे, लेकिन लगातार टाल दिया गया इन मुल्कों के द्वारा, ऐसी मीटिंग होल्ड नहीं की गई। इवन ऐसा बताया जाता है कि मलेशिया के राष्ट्रपति महाथीर के द्वारा जब एक कॉन्फ्रेंस होल्ड की गई मुस्लिम लीडर्स की, जिसके तहत इंडिया का अपोजिशन करना था, आर्टिकल 370 हटाने के विचार की अपोजिशन करना था, सऊदी अरेबिया के कहने पर लास्ट मोमेंट पर पाकिस्तान ने खुद को उस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से बाहर कर लिया।
इतना दबाव है। तो भारत इन मुल्कों के साथ अच्छी साझेदारी बनाते हुए अपने पड़ोसी मुल्क की आवाज़ को इंडिया के एंटी जाने से भी रोक पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत हर उस मुल्क के साथ इस समय खड़ा है जो एंटी इंडिया स्टांस रखते हैं। जैसे पिछले कुछ समय में अज़रबैजान और तुर्की ने खुल करके एंटी इंडियन स्टांस रखा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अज़रबैजान और तुर्की के बीच आने वाले आर्मेनिया के साथ भारत ने अपने संबंध मजबूत कर लिए हैं। भारत आर्मेनिया के सुखोई 30 विमानों को अपग्रेड करने जा रहा है, जिसके तहत वो कई इस तरह की मिसाइलें साथ ले जा सकें जो अब तक वो नहीं ले जा पा रहे। ऐसे में वो डिफेंस वाइज स्ट्रेंथन होगा और वो अज़रबैजान और तुर्की का डट करके मुकाबला कर पाएगा। ठीक वो इसराइल के साथ भी अपने डिफेंस कॉपरेशन को हमेशा मजबूत रखे हुआ है और एक जॉइंट मिसाइल ऑपरेशन है, दैट इज़ बराक। ये इंडिया और इसराइल के बीच में चलता है। ठीक दूसरी तरफ इजिप्ट के साथ भारत ने अपने डिफेंस कॉपरेशन के तहत उन्हें रॉकेट लॉन्चिंग इक्विपमेंट, जिसे कि हम कहते हैं पिनाका, और हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रडार सिस्टम दैट इज़ स्वाति हमने उनके साथ साझा किया है। यही नहीं, राजस्थान में भारत और इजिप्ट की सेनाओं की जॉइंट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जिसके तहत वो वारफेयर टेक्निक्स आपस में साझा करेंगे। वो सीखेंगे कि जॉइंट प्रैक्टिसेस करने का समय कभी आया तो कैसे करना है, क्योंकि पर्शियन गल्फ और रेड सी दोनों भारत के लिए व्यापार के नज़रिए से भी, राजनीतिक नज़रिए से भी और सिक्योरिटी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत कैसे चूक जाए उन मुल्कों के बड़े लीडरों के साथ सामरिक संबंध ना बनाने से, ये तो हो ही नहीं सकता। तो भारत के अगर संबंध अगर आप देखें तो भारत डेवलप ही ऐसे हो रहा है। जब 2017 में ब्लॉकेड किया गया कतर का गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के द्वारा भारत से विचार मांगे गए, तो भारत का स्टैंड क्लियर था कि ये जीसीसी का इंटरनल मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। कुछ भी नहीं बोला। ना कतर से संबंध खराब है ना जीसीसी के बाकी मुल्कों के साथ। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया के ईरान के साथ, रशिया के साथ संबंध खराब हैं। अगर ईरान का सऊदी अरेबिया से इशू चल रहा है तो नो प्रॉब्लम। जहां चीन ने पाकिस्तान में गवादार पोर्ट डेवलप किया, वहीं उसके बगल में रशिया में चाबहार पोर्ट डेवलप किया है भारत ने। वहीं उसके बगल में ही ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप किया है भारत ने। भारत अफगानिस्तान के साथ भी इस समय में अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, चाहे ही वहां पर तालिबान की सरकार है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर और प्रो डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और फीमेल के राइट्स को सपोर्ट करती है अगर सरकार, तो उसके लिए जो भी चीज़ें देने की जरूरत है, चाहे वो दवाएं हैं, चाहे वो वैक्सीन्स हैं, किसी भी तरह की मदद है, भारत आगे खड़ा है कि अच्छे काम करेंगे, प्रोग्रेसिव हैं, अगर प्रो ह्यूमैनिटेरियन है, प्रो डेमोक्रेटिक हैं, आई विल बी देयर। हम पुराने टैबू साथ लेकर के नहीं चलेंगे, पुराने टैग नहीं है, आप बदलिए, हम आपके साथ हैं। 1948-49 में जब इसराइल एग्जिस्टेंस में आया, भारत ने लंबे समय तक किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक टाइज इसराइल के साथ नहीं रखे थे, ये बात क्लियर है। कई सारे इंटरनल रीजंस थे और उसमें ये बड़ा रीजन था कि भारत में एक बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की पलती है, एग्जिस्ट करती है, और भारत ये उस समय में अगर पैलेस्तीन को ख़त्म करके बने हुए इजराइल का खुल करके समर्थन करता तो शायद ये हो सकता था कि भारत एंटी मुस्लिम भी जा रहा है अपने मुल्क के अंदर। और दूसरी तरफ भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का समर्थक था। इसके तहत भारत किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं कर सकता था, और उस समय में आप सब जानते हैं कि ब्लॉक पॉलिटिक्स रैम्पेंट थी। भारत ने कभी किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं किया उस समय में, इसलिए भी भारत एक स्टैंड स्टिल स्टैंस रख के गया। लेकिन यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट होना 1991 में और भारत में भी समीकरण बदलना, लगातार 40 सालों तक इंडिया के द्वारा एक आइसोलेशनिस्ट स्टैंस जो रखा गया इकोनॉमिक स्फेयर में, क्लोज्ड इकोनॉमिक प्रिंसिपल, उसके कारण से भारत के भी हालात बिगड़ रहे थे। आज जैसे आप श्रीलंका, पाकिस्तान को गिरते हुए देख रहे हैं, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी ड्रेन हो चुके थे। IMF की मदद के कारण हम पर कई तरह के परिवर्तन करने के प्रतिबंध लगे। इसके तहत हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाई 1991 में, और भारत में उस कांग्रेस का युग भी धीरे धीरे खत्म हुआ जो क्लोज इकोनॉमी की समर्थन करता था। और इसी समय में खड़े हो रहे थे दूसरे संगठन, जैसे कि जनसंघ अपना रूप बदल चुका था और वो भारतीय जनता पार्टी हो चुका था। इस समय में लाल कृष्ण आडवाणी अपनी रथ यात्रा लेकर के निकल रहे थे, भारत के समीकरण बदल रहे थे, और VP सिंह भारत में OBC कोटा लागू करते हुए खुद को सत्ता का दावेदार बना रहे थे। तो जैसे ही ये नेशनलिस्ट, अब जब मैं यहां कह रहा हूं तो प्लीज डोंट कंसीडर कि कांग्रेस नेशनलिस्ट नहीं है, थोड़ा समझिए चीजों को। जैसे ही बीजेपी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है 1990s के दौर में,
इंडियन पॉलिटिक्स में नेशनलिस्ट सेंटीमेंट उस सेंस में एक्टिवेट हो रहे हैं, इजराइल के साथ संबंध भी शुरू होंगे। 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशन खोले गए इजराइल के साथ भारत के, और तब से लेकर के आज दिन तक अरबी मुल्कों के साथ संबंध बिल्कुल भी बिगाड़े बिना इजराइल के साथ हमारे संबंध ज़बरदस्त हैं। आज डिफेंस कॉपरेशन में एक समय ऐसा भी आया था कि हम लार्जेस्ट डिफेंस परचेजर बने थे इजराइल के। इजराइल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, इरिगेशन की फील्ड में और डिफेंस में ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। भारत के पास बहुत सारे अवसर हैं उनसे इन चीज़ों को लेने के, समझने के, सीखने के। ओके, और इजराइल नेचुरली अलाय है अमेरिका के साथ, भारत के अमेरिका के साथ संबंध बड़े अच्छे रहे। तो भारत ने बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस किया इन चीज़ों को अब तक। हमारे ईरान के साथ संबंध बड़े अच्छे रहे, हमारे रशिया के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, इजराइल के साथ भी हैं, और हमारे इन सभी अरबी मुल्कों के साथ संबंध अच्छे हैं। तुर्की के एंड पर समस्याएं खड़ी की जा रही है, और मैंने अभी आपको बताया कि जहां एक तरफ भारत के इजिप्ट के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं, इजराइल के साथ अच्छे हो रहे हैं, आर्मेनिया के साथ अच्छे हो रहे हैं, यूएई सऊदी अरेबिया ललायत है भारत के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अभी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट एक तरह से साइलेंट मैनर में वो 5वां सदस्य है I2U2 का। लेकिन I2U2 के तहत यूएई और यूएसए, इधर इंडिया और इजराइल तो एक साथ हैं। इजराइल के साथ भारत के संबंध, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, आर्मेनिया, जकड़ सा गया है तुर्की। और इसी कारण तुर्की में वहाँ की पार्लियामेंट ने फैसला किया कि वो कश्मीर के मुद्दे पर एक कमेटी बनाएगी, और उस कमेटी के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि कश्मीर का हल कैसे हो। भारत के आंतरिक मुद्दों में सीधी सीधी सेंध, यानी कि भारत की संप्रभुता पर आघात लगाने की कोशिश, सॉवरेनिटी पर अटैक करने की कोशिश। इस दौर में अगर सॉवरेनिटी को मेंटेन रखना है तो इस मुल्क की आलोचना करने के लिए आपको उसी क्षेत्र में अपने समर्थक खड़े करने पड़ेंगे जो इनकी भरसक आलोचना करे कि यह गलत है। भारत ना कहे, इजिप्ट खड़ा होकर के कहे। अब यहाँ गणतंत्र दिवस में अपनी शिरकत करके गए हुए राष्ट्रपति वहां जाकर के जब तुर्की की ये बात सुनेंगे और पत्रकार कहेगा, सर मिस्टर, पूरा नाम लीजिए, अल-सीसी, क्या अब्दुल फताह अल-सीसी, तुर्की ने यह फैसला लिया, आप क्या कहना चाहेंगे? तो वो एक ही बात कहेंगे, आई कंडेम, इट इज इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। और यही चीज तो भारत चाहता है। विश्व जब वही कहे जो आप चाहते हैं, तभी तो आप नेता होते हैं। विश्व की शक्ति बनने से पहले आप अपने आप में एक शक्ति बनिए, फिर क्षेत्रीय शक्ति बनिए, फिर विश्व के रूप में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, हर मैनर में शक्ति बनने के बजाय जिस फील्ड में बन सकते हैं पहले उस फील्ड की शक्ति बनिए, फिर ही तो सर्वोच्च शक्ति बनते हैं। भारत अगर विश्वगुरु, विश्व शक्ति बनना चाहता है तो उसका ये रोल है कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करे। उसका रोल है कि अब तक के डिप्राइव्ड सभी मुल्कों को आगे लेकर के आए। उसका रोल है कि इन सभी के हितों में बात करे, और ये सब जब उसके साथ आएंगे तो भारत को कोई स्वार्थ नहीं साधना है, भारत को कोई लाभ नहीं लेना है कि सबके बीच में यूएसए को रिप्लेस करके, रशिया को रिप्लेस करके वो अपनी हेगेमनी स्थापित करते। वो यही कहना चाहता है कि वासुदेव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास। अब इसे अगर हम किसी पार्टी या किसी नेता के स्लोगन के रूप में ना देखें, भारतीय संस्कृति के ही रूप में देख लें तो बड़ी अच्छी बात है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ इसलिए लेना है कि सबका विकास होना कि अपना, कितनी अच्छी बात। और सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। क्लाइमेट को बचाइए, पहले ग्रीन और क्लीन एनर्जी की तरफ जाइए, लोगों को एजुकेट करिए, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज अपनाइए, एजुकेशन को ऐसा बनाइए कि वो ऑक्यूपेशन में कन्वर्ट हो सके, लोग थिंकर बने, लोगों में अवेकनिंग होनी जरूरी है। खर्चे घटाइए, लागत मूल्य घटाइए, रैपिड ट्रांजिशन करिए, डाटा डिजिटली पुटअप करिए, ट्रांजिशन के नए नए शॉर्टकट रास्ते निकालिए, मास ट्रांजिशन के मोड निकालिए, कुछ भी करिए, लेकिन खर्चा घटाइए, प्रोडक्शन के खर्चे घटाइए। लेकिन स्टिल एम्प्लॉयमेंट घटे ना, क्योंकि नए क्षेत्रों में रोजगार के साधन पैदा होंगे। जल्दी से लोगों को स्किल करिए कि उधर जाकर के रोजगार ले ले। जैसे मैनुअल जॉब घर घटेगा, इंटेलेक्चुअल जॉब बढ़ेगा, उधर जाओ, उधर। ये सब अगर अपन कर पा रहे हैं तो ये कोई गलत बात तो नहीं। यही चाह रहा है इजिप्ट भी हो, यही चाह रहा है सऊदी अरेबिया भी हो, यही चाह रहा है यूएई भी हो। अगर हम उनके साथ कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ले तो ये तो अच्छी बात है। विश्व भर यही चाहता है। सऊदी अरेबिया चाहता है कि टेररिज्म खत्म हो, यूएई भी यही चाहता है, ओमान भी यही चाहता है, इजराइल भी यही चाहता है, इजिप्ट भी यही चाहता है। दुनिया में कौन चाहता है कि वो चीज़ पर, जो भी विकास के राह पर चल पड़ा है वो तो यही चाहता है कि मैं किसी से उलझूं ना। और जो नहीं चल पा रहा है, जो पिछड़ गया है, वो यही चाहेगा कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा उलझाएं। तो जितनी भी उलझाने वाली शक्तियां हैं उन्हें एट बे रखना है, उन्हें किनारे करना है,
उन्हें छांट छांट करके चावल में से जैसे कंकड़ निकालते हो वैसे निकालना है, लेकिन उन्हें कंकड़ की तरह निकाल पाए इसके लिए जरूरी है सारे चावल अपने दोस्त हों। इसलिए एक एक चुन के चावल चुन लेंगे, एक एक चावल के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बना लेंगे और सारे कंकड़ चुन के साइड कर देंगे, चावल पका के खा जाएंगे। यही मेन कहानी है। जितनी अच्छी बिरयानी बनेगी उतना स्वाद सबको आएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास तो तभी जागेगा जब दांतों के नीचे कंकड़ आके दांत नहीं टूटेगा, वरना कंकड़ आ गया, एक दांत टूट गया, सबका विश्वास वहीं गिर जाएगा, बिरयानी धरी की धरी रह जाएगी। ये एजेंडा है, इसी के तहत काम हो रहा है। दिखाया है पूरे विश्व को भारत ने इस बार, जब इजिप्ट कॉन्टिजेंट ने मार्च किया हमारे गणतंत्र दिवस पर, तो दिखाया कि ये संबंध है हमारे, भय से मुक्त हैं, कोई भय नहीं है, स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र हैं हम, और संप्रभुता के संबंध इस स्तर पर बनाते हैं एक संप्रभु राष्ट्र से। हर एक स्तर तक जाकर के सब कुछ साझा करेंगे, हर तरह का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे का सम्मान करते हुए। हालांकि इसके पीछे एक चीज़ और बता दूं कि भारत के संबंध, आप सब हैरान होते होंगे कि पिछले 30-35 साल में एकदम लल क्यों हो गए, इजिप्ट के साथ लटक से क्यों गए। इसके पीछे एक कहानी ये बताई जाती है कि 1982 में जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कॉन्फ्रेंस भारत में हुआ, उसका सेशन भारत में हुआ, तब जब उस समय में होस्नी मुबारक को जब यहाँ बुलाया गया तो सिटिंग पैटर्न में कुछ इशू हो गया, उनको लगा कि मुझे जहाँ बैठाया गया सही इज्जत नहीं बख्शी गई, वापस चले गए, कहते दोबारा नहीं आता, ये जो डिसरिस्पेक्ट मुझे दी है दोबारा तो नहीं आता। ऐसा उन्होंने भारत के साथ भी किया, ऐसा कहा जाता है, ऐसा ही अफ्रीका के बहुत से मुल्कों के साथ भी किया। भाई अथॉरिटेटिव रूलर है, मजबूत आदमी है, ईगो है, हर्ट हो गई, नहीं आए। और दूसरी तरफ वो थोड़ा वेस्ट की तरफ इंक्लाइन हो गए थे, उधर वो भी बिजी हो गए वेस्ट के साथ, इधर भारत भी अपने ही कामों में बिजी था, अपनी ही चीजें चल रही थी, भारत भी अपने नए नए पार्टनर ढूंढ रहा था। उस चीज को पूरी तरह से इस बार खत्म कर दिया राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पे बुला के, कहते 1982 में इज्जत कम मिली थी ना, अब बताओ गार्ड ऑफ ऑनर कैसा मिला। दिल को कितनी खुशी हुई है बता देना जाके कि सारा धो दिया पिछला। तो ये भी एक खास बात है, ठीक है बेटा। क्या मिला? गार्ड ऑफ ऑनर। ऐसा मिला कि इजिप्ट के राष्ट्रपति भी कहते भाई किस दौर में ले जा रहे हो हमें, कुछ अलग ही है ये। तो संबंधों को आत्मिक तौर पर, आध्यात्मिक, मटेरियल, हर लेवल पर कोई दिमाग में डाउट ना रखा जाए, एकदम क्लीन, इसलिए आगे बढ़ाया जाता है। और उसके लिए ये सब जेस्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। इजिप्ट के उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चीनी कंपनियां भी आके इन्वेस्ट कर रही हैं, अफ्रीका भर में चीनी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। पर आपको पता है इजिप्शियन क्या चाहते हैं? चीनी आ रहे हैं, ठीक बात है, वो कहते हैं इंडियन आए, इंडियन कंपनियां आए। जानते हो क्यों? दुनिया भर के सभी मुल्कों की एक प्रॉब्लम है जब चीन इन्वेस्ट करता है। वो क्यों? चीन एक डिफरेंट पैटर्न पे इन्वेस्ट करता है। वो कैसे? चीन अपना खेमा लेके आता है, पूरा कम्युनिटी लेके आता है, पूरी चीनी मशीनें, चीनी पैसा, चीनी लोग, बस्ती बसा लेता है वहां। 1000 लोगों में से 45 लोग लोकल लेता है, 900 कितने बनते होंगे, 955 अपने ही ले आता है। तो वहां के मुल्क ऐसे बैठ के देखते हैं, कहते हैं भाई ना एम्प्लॉयमेंट हमें मिला, जो बनाते हो यहां पे वो बना के यहां से अपने मुल्क ले जाते हो, या फिर जो आस पड़ोस के मुल्कों में तुम्हारी फीडर कंपनियां हैं उनको भेज देते हो। यार करते क्या हो आके? और आते हैं हिडन एजेंडों के साथ, पता ही नहीं लगता। हर मुल्क करार करने से पहले 100 बार कांपता है, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि जरूरतें होती हैं, इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, सड़कें चाहिए होती हैं, बिजली, डैम, पानी, ये सब चाहिए होता है, तो कर लेते हैं। और ऐसे में टेंशन में होते हैं कि कब हम कमजोर पड़ेंगे और ये हम पे सत्ता कर जाएंगे। हिडन एजेंडा, इंडिया का फंडा क्लियर, कहते नो हिडन एजेंडा, प्योर इन्वेस्टमेंट। तुम पे कोई शासन नहीं करना, हमने कोई राज नहीं करना, कोई कर्जाई करके अपने कदमों पे नहीं गिराना। जाओ जितने भी मुल्क कर्जे में पूछ लो कि मदद के लिए कौन आया, ठीक है, तो बता देंगे कि इंडिया, दैट इज भारत। इसी नतीजे से सारे मुल्क चाह रहे हैं, इजिप्ट भी चाह रहा है कि भाई सब आए लेकिन तुम पहले आओ, है ना भाई, यही कहानी है। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, ये बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि इंडिया एम्प्लॉयमेंट देता है। वो जब जाता है तो किनको एम्प्लॉय करता है? इजिप्शियंस। बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर के लिए फॉस्फेट मिलेगा, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए पूरा सेटअप तैयार है, जाइए और बनाइए। कई और चीजों में आप रोजगार ढूंढ सकते हैं। वहां के लोगों को आईटी सर्विसेज चाहिए, दीजिए। आपके पास डिफेंस चाहिए, दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? इतना बड़ा जनसंख्या का वहां बाजार है, दीजिए।
तो ये सारी चीज़ें उनको चाहिए, लेकिन भारतीय चाहिए, क्योंकि कंपनियां भारत की निवेश भी करती हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार देती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, स्किल डेवलपमेंट करती हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में भारत वहाँ प्रसार कर सकता है। भारत का हायर एजुकेशन सेक्टर सारी दुनिया एक्सप्लॉइट करना चाहती है उसे। एक से एक इंस्टीट्यूशन हमारे, IIT, IIM, IISc, कौन नहीं उन्हें चाहता। एक से एक दिग्गज हम दुनिया को दे रहे हैं। ओके, तो इसलिए जेन्युइनिटी के कारण, रिलायबिलिटी के कारण चाइना के मुकाबले इंडिया प्रेफर्ड चॉइस रहता है। इंडिया इज रिलायबल पार्टनर। एक बात हमेशा याद रखना, इंडिया के साथ एक वर्ड जुड़ता है, रिलायबल पार्टनर। कमजोरी देख करके गिराता नहीं है, झुकाता नहीं है, पूछता है कि कमजोर हो, कहते हैं हाँ, तो सहारा देके खड़ा कर लेता है, मजबूत बनाता है। इसे संस्कृति की ताकत ही कही है, तो और क्या। ओके, ये बात है। तो ये इसलिए भी चाहिए। तो कितनी चीजें आज हमने समझ ली, कहां कोई कमी छोड़ी। चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करिए, चाहे वहां पर रोजगार की बात हो, चाहे वहां की कंपनियों को हमारे इन्वेस्टर चाहिए हो, चाहे हमें दुनिया के बड़े बाजारों को टैप करने के लिए वहां की प्रोडक्शन फैसिलिटीज चाहिए, ड्यूटी फ्री एक्सेस चाहिए, बड़े बाजार चाहिए, वहाँ के रिसोर्सेज चाहिए, चाहे हमें उस रीजन में अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, अपनी एनर्जी सप्लाई को सिक्योर करना है। और भारत तेजी से कोशिश कर रहा है कि अपनी एनर्जी इनपुट को डाइवर्स कर सके, किसी एक ठिकाने, किसी एक मुल्क से नहीं। वो बात अलग है कि पर्शियन गल्फ से मेजॉरिटी हमारे एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं, लेकिन कोशिश क्या है कि डाइवर्स कर दो, सॉवरेनिटी हार्म ना हो जाए। जितना ज़्यादा डाइवर्स कर सकते हो कर दो। तो इजिप्ट के पास भी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ हैं। इजिप्ट भी हमारे लिए एक सप्लायर बनेगा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं डाइवर्स करना चाहिए। गल्फ से आ रहा है, पर्शियन गल्फ से, तो रेड सी से क्यों ना आए, रेड सी से भी आएगा, उसे भी सिक्योर करना जरूरी है। अफ्रीका क्षेत्र में तेजी से चीन फैलता जा रहा है। अफ्रीका के कोस्टल एरिया में चीन कोस्टल एरिया में अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाता है तो फैलाए, लेकिन इजिप्ट कहता है भारत को कि मेरे साथ आओ और पता कर लो कि अफ्रीकी किसकी सुनते हैं, चीन की या मेरी। तो भारत ये जानता है कि अगर अफ्रीका पे किसी का होल्ड है तो वो इजिप्ट का है, और इजिप्ट के वाया आगे अगर कोई बढ़ जाएगा तो वो मैं हूं। देखिए, दुनिया भर में ये बहुत कोशिश रहती है किसी भी मुल्क की कि अगर तो वो डिसीजिव पॉइंट पर आ चुका है तो वो ये कोशिश करे कि विश्व में वो आइडियोलॉजीज पेनिट्रेट करें जो आइडियोलॉजीज उसकी हैं। और दूसरी बड़ी कोशिश रहती है कि वो तो कतई ना फैल जाए आइडियोलॉजीज जो इसकी आइडियोलॉजी के विरोध में है। तेजी से अगर चीन फैलता चला जाएगा दुनिया भर के कई कॉन्टिनेंट्स में, उन्हीं की कंपनियां, उन्हीं के एम्प्लॉयज, उन्हीं के बायर, उन्हीं का कल्चर हो जाएगा, उन्हीं कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो जाएंगी। अगर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म फैलता जाएगा तो फिर आप पर भी कितना दबाव आ जाएगा, विचार करिए। लेकिन अगर आप सक्षम हो जाएं दूर दराज के कॉन्टिनेंटों में एक ऐसी आइडियोलॉजी फैलाने के लिए जो प्रोग्रेसिव हो, फ्यूचरिस्टिक हो, जो सेकुलर वैल्यूज़ की बात करे, जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की बात करे, ऐसे में उन्हीं से भरे हुए लोग, वही स्टूडेंट, वही टेक्निकल पर्सनस, वही सरकारें, वही एजुकेशन, वो फैलते 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 जब जगत भर में होगा तो आपके अगल बगल में कोई मुल्क अगर उसके एंटी जाने लगेगा तो सारी दुनिया के सभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उस आदमी क्रिटिसाइज होगा, सब कहेंगे गलत गलत गलत। और आज फैसले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होते हैं, आज फैसले इंटरनेशनल फोरम्स में होते हैं, आप उनसे बच नहीं सकते। आज विश्व जुड़ा हुआ है, जब आप इतने जुड़े हुए हैं तो फैसले भी आपके एकल नहीं हो सकते, जुड़े हुए फैसले हैं। और जुड़े हुए फैसले पे जब आप पोडियम पर खड़े हैं, वो सेमी सर्कुलर कुर्सियों पर कितने आपके समर्थक हैं ये मैटर करता है। और ऐसे में यदि 4 लोग आपकी तरफ पत्थर उठाएं तो 100 ढालें खड़ी हो जानी चाहिए, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। ये भारत करेगा। इसके लिए ये अपने अपने क्षेत्र में विकसित हो रहे मुल्क जो अपने अपने पीछे खड़े धड़ों की आवाज़ें बन सकता है, इनका सपोर्ट लेना जरूरी है, इनको सपोर्ट देना भी जरूरी है। अब हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। यहीं पर हमने निष्कर्ष यही निकाला कि जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं आज के समय में वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट आप कहिए, वो चेंज हो रहे हैं। नए तरह की पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रही है, या आप कह लीजिए कि इमर्ज हो रही है। ऐसे में भारत का रीअलाइनमेंट होना बनता है। भारत को उन ट्रेंड्स को समझना होगा जो परिवर्तन वहां आ रहे हैं और खुद को उसके मुताबिक प्लेस करना होगा। भारत को समझना पड़ेगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है, भविष्य वही है। भारत को समझना पड़ेगा कि उसकी इंटरनल सिक्योरिटी तब तक इंश्योर नहीं हो सकती जब तक ग्लोबल सिक्योरिटी भी स्ट्रीमलाइन ना हो जाए। भारत को समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी के युग में
जब वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से खुद की प्रगति करना चाहता है तो कोई उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है स्टेट को कोलैप्स कराने के लिए। इससे निपटना पड़ेगा। पीपल टू पीपल इंटरेक्शंस आने वाले समय में बढ़ेंगी। कंपनी लेवल पर इंटरेक्शंस बढ़नी जरूरी हैं। स्टेट और पॉलिटिकल लेवल पर नेशंस की इंटरेक्शंस बढ़नी जरूरी हैं। हर डायमेंशन में हमें एक दूसरे के साथ सहभागिता से चलना होगा। आज पॉली क्राइसिस का दौर है। आज एक से एक क्राइसिस, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो भूखमरी है, चाहे बेरोज़गारी है, चाहे वो इलिटरेसी है, चाहे ही वो प्रोटेक्शनिज्म है या फिर पॉलिटिकल एनक्रोचमेंट है। इन सब चीज़ों से एक मुल्क निपट नहीं सकता। ये मल्टी प्रोन्स्ड स्ट्रेटजी से लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ हैं और इससे जब आज हमारे चैलेंजेस बढ़े हैं तो हमारी क्षमता भी बढ़नी चाहिए एक दूसरे के साथ जुड़ करके। आज तो ग्लोबल कोलैबोरेशन की नीड पहले से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आज हम जिन मिनेज से लड़ रहे हैं उसमें से अगर मैं एक ही मिनेज की बात कर दूं, द ग्लोबल वार्मिंग, द क्लाइमेट चेंज, वो अकेला ही इतना सक्षम है ये बताने के लिए कि सबको एक साथ आना पड़ेगा। आज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दुनिया भर के लिए एक मिनेज बड़ा है। आज प्लास्टिक का डिस्पोजल एक मिनेज बना है। आज ज़्यादा टेंडेंसी है कि आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का यूज़ कर सकें, न्यूक्लियर अटैक्स हों। हमें तो और ज़्यादा सेंसिबिलिटी लानी है, हमें तो सिक्योरिटी को और बीफ अप करना है, सेंसिटाइजेशन और ज़्यादा करनी है कि ऐसी चीज़ें भविष्य में ना हो पाएँ। आज मिलावटों के खिलाफ पूरी दुनिया को लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया एक दूसरे का उगाया हुआ खा रही है। आज हमें शुद्धता की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। आप एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, इकोनॉमी, एजुकेशन, किसी फ्रंट की बात करिए, कहाँ आज हम दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, मुझे बताइए। तो आज चाहे हेल्थ स्टैंडर्ड्स की बात हो, चाहे कोविड-19 ने बता दिया कि अगर इससे निपटना है तो कितनी कोलैबोरेशन चाहिए। आज हर फ्रंट पर, चाहे समुद्रों को स्वच्छ रखना है, चाहे वायु को स्वच्छ रखना है, चाहे भूमि को स्वच्छ रखना है, चाहे शरीरों को बचा करके रखना है, चाहे तंत्र बचाना हो समाज और राजनीति का, आज तो कोलैबोरेशन पहले से ज़्यादा बड़ी मांग है। ऐसे में भारत नए क्षेत्रों में नई संभावनाएं तलाशते हुए यदि इजिप्ट को अपना साझेदार मानता है सामरिक स्तर पर और उसे अपने गणराज्य के इस उत्सव पर बुलाता है, तो ये कहीं भी एक्सेप्शन नहीं है। ये बिल्कुल सेटल्ड कंसेप्ट है और ये बहुत डीपली विचार किए करके चुना गया हमारा एक साथी था। मैं खुश हूँ इससे। आई एम थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड आई एम हैप्पी विद दैट। थैंक यू सो मच। बाय।